अरे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का पहले जवाब देता हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट हम पता क्यों बनाते हैं? देखो, आप बिल्कुल एट द स्टार्ट ऑफ डाटा साइंस हो, ठीक है। अभी आप जो बेस इन्वायरमेंट के साथ भी काम कर लोगे ना, तो कोई मसला नहीं आपको आएगा। लेकिन जब आप स्टेप अप करते हो, आपकी लाइब्रेरीज ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लेते हैं। मेरे पास टेंसर फ्लो है, ठीक है। टेंसर फ्लो डाउनलोड करना, अच्छा टेंसर फ्लो का नहीं पता? टेंसर फ्लो हम डीप लर्निंग के कामों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरे पास टेंसर फ्लो एक लाइब्रेरी है जो कि मैंने पाइथन में इंस्टॉल, लाइक मैंने उसको यूज़ किया अपने कोड के अंदर, आसान लफ्ज़ में कहूँ तो मैंने उसको यूज़ करना है, तो मैं इंस्टॉल करूंगा और यूज़ करना स्टार्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, जब आपका बेस इन्वायरमेंट है ना, जो कि आपका चल रहा होता है, यानी कि 3.12, जारी बात, आपने पाइथन इंस्टॉल की और पिप के सिरे इंस्टॉल कर लिया तो चल जाएगा। जुपिटर नोटबुक चाहे वहाँ चला रहे हो, यहाँ चला रहे हो, ये तो मैं बाद में क्लियर करता हूँ। तो आप जब चलाओगे ना तो आपको एरर आएगा, ठीक है। अब अगर पाइटॉर्च इंस्टॉल करोगे फिर एरर आएगा। अब वजह क्या है? जो आपके न्यू होता है ना वर्जन्स ऑफ पाइथन, वो कैपेबल नहीं होते पुरानी पुरानी लाइब्रेरी से, ठीक है। तो एक कदम पीछे रहना होता है। सबसे चीज़ है पीछे रहने के लिए कि हम या छोटा सा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारी लाइब्रेरीज अलग रहती हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप पाइथन का वर्जन डिग्रेड कर सकते हो। अब मुझे अगर 3.8 भी चाहिए ना, मैंने इन्वायरमेंट बनाया हुआ, मैं 3.8 पे भी चला जाऊंगा। और कुछ ऐसी आपको लाइब्रेरीज मिलेगी जो बहुत पुरानी है, अब वो नहीं यूज़ होती, लेकिन मुझे यूज़ करनी पड़ रही है किसी मजबूरी की बेस पे, मेरे प्रोजेक्ट की बेस पे। तो मैं क्या करूंगा, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊंगा। और ये इंडस्ट्री लेवल पे सबसे अच्छी आदत होती है कि आपकी वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग बनी हुई है। एक और मिसाल लेते हैं। एक आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपने लाइब्रेरी काफ़ी इंस्टॉल की, यूज़ की, और आपने काफ़ी काम कुम करके ख़त्म हो गए। आपको अब आप पूरे बेस में, लाइक आपने 10 प्रोजेक्ट किए, आपके 10 प्रोजेक्ट्स की जो सारी लाइब्रेरी यूज़ हुई पड़ी हुई हैं, एज पेयर टू आप आपने देखना चाहते हैं कि यार मेरी एक यही प्रोजेक्ट है मेरा, मिसाल के तौर पर डाटा एनालिसिस का, इसमें मैंने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की, कैसे निकालेंगे? कुछ तो चलो कॉमन होंगी, लेकिन कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती है फिर हम ढूंढते फिरेंगे। एज कम्पेयर टू क्या होगा, वो आपके एक रूम क्रिएट हुआ है, उसमें पड़ी है, जाके आपको चेक कर लेनी, अच्छा इसमें ये लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल की थी जो यूज़ करनी है। और नंबर 3, डिप्लॉयमेंट के दौरान भी आपको बहुत ये काम देता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट जब बना होता है ना, तो जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट को, यानी कि आप कर रहे हो, यानी कि होस्ट करना चाह रहे हो, तब भी लाइब्रेरीज आपकी पड़ी होनी चाहिए, या फिर वर्चुअल पे भी कर रहे हो तो वो अलग इन्वायरमेंट बना होगा, तो आपको फ़ायदा देता है कि बस आपने लाइब्रेरी निकाल ली और काम कर लिया। एक ही क्वेश्चन। नंबर 2, VS कोड में सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होता है, इसमें यूज़ करना थोड़ा इजी होता है। नंबर 1, एक्सटेंशंस, ठीक है। नंबर 2, आपको हैंडलिंग थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है मेरे लिए तो। मैं ये कहूँगा आप दोनों यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लाइक पाथ वगैरह सेट कर सकते हो। मैंने तो कभी यूज़ भी नहीं किया वैसे वो, तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी सर बिलाल या कोई और ऐड करना चाहे तो वाई नॉट। अच्छा, जो एनाकोंडा ना, अच्छा मैं एनाकोंडा नहीं, मैं आप सबको यही कहूँगा, किसी के पास बहुत हैवी मशीनरी है तो इट इज़ गुड, वरना मिनी कोंडा इंस्टॉल करें। मैंने ये बताया था। दो तरीके से एनवायरनमेंट बनाए जाते हैं। नंबर 1 तरीका वर्चुअल इन्वायरमेंट, नंबर 2 तरीका मिनी कोंडा। मिनी कोंडा उनके एनाकोंडा का ही, लेकिन ये छोटा वेरिएंट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो मिनी कोंडा मेरे हिसाब से बेहतर एक चीज़ है, क्योंकि आपको बार बार नहीं उसको एक्टिवेट करना पड़ता, बस मैंने आया, ओपन किया और सिलेक्ट किया और काम चल पड़ा। मेरे पास यही चल रहा होता है। अच्छा, मिनी कोंडा यानी कि एक ऐसी चीज़ है, ये आपको आपको ना एक जैसे विजुअल इन्वायरमेंट बनाती है ना, ये जो मिनी कोंडा आपको उस सहूलत प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपको लाइक आप कहते हो यार एक्टिवेट कहाँ, एक तरीका होता है कि यार यहाँ एक्टिवेट कर लो, लाइक मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे मेरे कितने इन्वायरमेंट बने हुआ क्या हुआ, तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ। एक ये तरीका है, ये टर्मिनल ही है उसका। और आप मिनी कोंडा को अपने शेल के अंदर, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट अगर टी दबाऊं, तो इस टर्मिनल के अंदर भी वर्क कर सकते हो। और नंबर 3, क्योंकि आपको पता है जुपिटर नोटबुक के अंदर भी आप अपनी इंस्टॉलेशन कर सकते हो, यानी यहाँ पर कोड क्लिक करो और चलाओ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिनी कोंडा यानी कि आपको कह रही है यार एक्टिवेट कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, बस आपको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लेना, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर है ना, आपको सेलेक्ट करना करना होता है। और उसके बाद मुझे ये देखिए कह रहा है कैमल पाइथन में, क्योंकि मुझे एनालाइज करना है पाइथन इन्वायरमेंट। तो ये मेरे सारे बने हुए, ठीक है, ये सारे मेरे उसके के अंदर, मिनी कोंडा के अंदर ऑलरेडी बने हुए हैं, और मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, मुझे पता है मेरा किस लिए। तो मैं ML पाइथन पे क्लिक किया और मेरे पास ये सिलेक्टेड हो गया, बस बात खत्म। और इसके बाद कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल मुझे करनी है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल टेंसर फ्लो ही करनी है, तो मैं यहाँ पर बस लिखूंगा और ये कहाँ इंस्टॉल होगी, उस हमारे मिनी कोंडा के इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल होगी। सही है, इससे भी मोर हाँ, श्योर। इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हम एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते, हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। और हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं और उनके डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। तो अगर मैंने किसी और के प्रोजेक्ट पे काम करना है एट अ टाइम, तो फिर मैं उसकी जो लाइब्रेरीज के वर्जन्स होते हैं वो मैं उसके लिए एक अलग इन्वायरमेंट बनाता हूँ। ये भी एक बहुत ही पर्पस है हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का ना, ताकि
मुझे अपना वर्जन जो एक्चुअल है मुझे वो चेंज ना करना पड़े, बस उसी करंट प्रोजेक्ट के लिए मैं उसी की ही लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करूँ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट की फाइल होती है, और मैं उसी इन्वायरमेंट से ही वो सारे चला लूँ। जब मेरा दूसरा प्रोजेक्ट होता है उसके वर्जन उसके सारा कुछ मैं फिर उसके लिए एक अलग इन्वायरमेंट में सारा कुछ करता हूँ। तो ये वो वर्चुअल इन्वायरमेंट से एलिमेंट मैंने थोड़ा सा ऐड करना था सर। हमारी हमारी हुई वर्कशॉप नंबर 1, ठीक है। वर्कशॉप नंबर 1 के अंदर हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट ही रहेगी, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना, ठीक है। अगर आप वो सीख लेंगे आपको बहुत वर्क करेगा। पहले नंबर पे हमने वो बात की। फिर हमने एक थ्योरेटिकल, ठीक है, एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आज इंशाल्लाह ज़्यादा हमने प्रैक्टिकल पे वर्क करना है, और मैं आप लोगों से बहुत क्वेश्चन पूछूंगा, तो बी रेडी और मेरे साथ ही रहिएगा। तो सबसे पहले हमने थ्योरेटिकली देखा कि कैसे हम, यानी कि जब ईडीए कर रहे होते हैं, यानी अपनी डाटा साइंस को स्टार्ट कर रहे हो, तो ईडीए करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किस तरह के एनालिसिस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ा। फिर हमने उसी फर्स्ट वर्कशॉप के अंदर ही हमने पांडास को बहुत अच्छी तरीके से देखा कि, यानी कि जो भी, सॉरी, फंक्शंस आ जाते हैं जो बहुत लाइक आपको हर टाइम उनको यूज़ करना ही पड़ता है, तो आप उनको हमने रीड किया, उनको समझा। तो पहली वर्कशॉप इस पे थी, ठीक है, जो मैंने सारी चीज़ें गिटहब पे शेयर कर दी थी, आप मुझे बता दीजिए कि मैं अगेन उसका लिंक, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप थी, ठीक है। इसमें हमने वो लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा, लाइक नमपाई का मैंने बहुत नहीं बताया, तो मैं उस पर बारे में बात भी नहीं करूंगा, ठीक है, वही तरीके से चलूंगा जो मैंने बताया। इस पे सबसे पहले मैंने प्लॉटिंग की टाइप्स बताई कि यूनिवेरिएट, बाई वेरिएट, ट्राई वेरिएट एनालिसिस होता है, ठीक है। यूनिवेरिएट जिसमें एक कॉलम, बाई जिसमें दो, ट्राई जिसमें तीन, और ट्राई के बाद सारी बात है आपके पास आ जाता, पोली जिसमें ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमने इस एनालिसिस के बारे में बात किया। फिर हमने लाइब्रेरी को पढ़ा, यानी मैंने ज़्यादा सी बॉर्न पे ध्यान दिया था। बहुत अच्छी नोटबुक आपको शेयर आई थिंक कर दी थी मैंने। उसमें लाइक विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं, और एक एक लाइन के बारे में बताया था कैसे, और एक दफ़ा प्रैक्टिस की जाए ना तो आप बहुत अच्छी प्लॉटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी। और उसमें हमने कस्टमाइजेशन भी की। फिर हमने मैट प्लॉटलिप को भी थोड़ा सा देखा, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे काम है जो सी बोर नहीं कर पाती, तो हम मैट प्लॉटलिप से कर पाते हैं। प्लॉटली हमने नहीं पढ़ी, तो आज हमने बिल्कुल उसको नहीं मैं यूज़ करूंगा। मैंने पूछा था, मैंने कहा चलो रहने देते, क्योंकि इस पे एक और वर्कशॉप लग जानी पूरी। तो प्लॉटली अगर टाइम मिला तो मैं आपको रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा, वो भी बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, सर आसिम ने वो करवाया, और लास्ट में मैंने उसको शेयर भी कर दिया था। ये दोनों का एक निचोड़ होगा, ठीक है, इंशाल्लाह। लाइक अगर आपने दो पे काम किया हुआ है ना, तो मेरा मानना आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लेके जाओगे इतना। देखो मैं ये, अच्छा, ये जिस, आज की थोड़ी सी बात करता हूँ। आज इस डाटा सेट पे काम करूंगा ना, इस पे एक अगले कंपटीशन चल रहा है प्ले ग्राउंड का, ठीक है। मैं आई विल शेयर माई सेकंड, ये मैंने शेयर कर दिया। अभी मैंने वर्कशॉप 3 की नोटबुक सब शेयर की, ये देखें, ठीक है। वर्कशॉप नंबर 1, 2, 3 मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जिस डाटा सेट पे काम करेंगे। देखो आपको मैं एक इंपॉर्टेंस दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो यू विल बी लाइक कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम किया। कंपटीशन में आके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस यहाँ पर एक इंश्योरेंस वाला होगा, दिस वन, ठीक है। तो इस डाटा सेट पे हमने काम किया है, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, किसी को टेस्ट और ट्रेन डाटा के में फ़र्क पता है? टेस्टिंग डाटा और ट्रेनिंग डाटा थोड़ा मशीन लर्निंग मॉडल के होते हैं। तो हम मशीन लर्निंग नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे पता है कि हम अभी मशीन लर्निंग पढ़ी नहीं, तो हम क्यों करेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, लाइक ये वाला डाटा, ठीक है, ये डाटा सिर्फ स्प्लिट फॉर्मेट में है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बेहतर तरीका। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको पूरा डाटा इसका मिल जाएगा, डीएफ यानी कि पूरा, जिस पे हम वर्क करेंगे भी। तो ये डाटा हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने ऐड किया हुआ नोटबुक के अंदर, आप लोग वहाँ से, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, गिटहब पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप सीधा यानी फेच कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चल रहा है, तो आपको इंपॉर्टेंस नजर आएगी। आप अगर बाहर में जाके ट्राई करेंगे भी, यहाँ पर जाके ट्राई करना कि आपको ना नोटबुक्स काफ़ी और भी लोगों की नजर आएंगी। तो फिर इस नोटबुक को कंपेयर करना, और फिर अपने काम को अगर अपलोड कर सको केगल पे या फिर गिटहब पे कंपेयर करना, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो वो बस हम अपना स्टार्ट करते हैं अब अपना अपना आज का एजेंडा जो है। सबसे पहले देखें, हमने जैसे कि मैंने बताया कि हमने डाटा सेट ले लिया लाइफ इंश्योरेंस का डाटा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आपने जब भी एनालिसिस करना है, हमेशा याद रखें डाटा के बारे में जानना, ठीक है। अब डाटा के बारे में जाने ईडीए नहीं करना, आपने मेटा डाटा पहले ढूंढना होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर लाइक थर्ड वर्कशॉप, आपको लोगों को पता है। तो मुझे बताना चाहिए कि इंश्योरेंस क्या होती है, किसी को पता हो, क्योंकि डाटा को बारे में जानने के लिए आपको मेटा डाटा को रीड करना होता है। अब मेटा डाटा रीड करने के दो तरीके हैं। नंबर वन तरीका आपको यहाँ ही मिल जाता है कि ये डाटा डिस्क्रिप्शन क्या है। और कभी कभार आपको यहाँ पे देखिए, ये नहीं अवेलेबल नहीं पड़ा, हमारे पास नहीं है। मैं डाटा पे आ रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया क्या है, लेकिन मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डाटा के बारे में, रीड मी दिस वन। तो ये देखें, ये बता दिया गया डाटा है क्या। तो ये होता है मेटा डाटा। इसको पढ़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए, देन आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी मुझे बताना है। तो
सबसे पहले मुझे कोई बताना चाहिए व्हाट इज इंश्योरेंस, लाइक अगर आप किसी को पता हो, लाइक ये तो मीम से ऐड किया गया फॉर द कि आपको हल्का सा व्यू देने के लिए, लेकिन अगर किसी को पता है तो माइक ऑन करके बता सकता है। सर इंश्योरेंस तो हम उस कहते हैं ना कि लाइक हम ईयरली या मंथली आई थिंक सो कुछ पेमेंट करते रहते हैं अपनी गवर्नमेंट को या कोई भी जो कंपनी होती है जो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो इन केस हमारे साथ कोई एक्सीडेंटल थिंग हैपन हो जाती है या डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें वो हमें फिर हेल्थ के बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, हेल्थ कास्ट और इस तरह की चीज़ें लाइक। और अगर हम इसी को हम्म। दूसरी साइड पे देखें तो जिस तरह गाड़ी हम लेते हैं या कोई और बड़ा एसेट लेते हैं तो उसकी भी इंश्योरेंस अगर करवा दें हम तो उसमें भी कोई एक्सीडेंटल डैमेज आ जाता है तो फिर उसमें भी शायद वो हेल्प करते हैं जो इस तरह की कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है सर्विस। थैंक यू, थैंक यू। एनीवन, कोई और बताना चाहिए इंश्योरेंस के बारे में तो हम नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर हम इस ईडीए को या ये जो अभी हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हम भी इसको साथ साथ करते जाएं या अभी सिर्फ समझें और बाद में नहीं, इसे। बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ वजह। देखो मेरे अकेले के सर तैयब हमारे दूसरे ट्रेनर है हमारे साथ, 3-4 दिन लगे हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप साथ नहीं कर सकते, कस करके कुछ ना सोचें, बस जो मैं कर रहा हूँ देखे जाएं, अब बस अपना फोकस यहाँ रखें, बस इतना काम आपने कर लिया। आप इंशाल्लाह यहाँ से 80% चीज़ें लेके जाएंगे। फी पार्टी अग्रीज टू कंपेंसेट एन अदर पार्टी इन द इवेंट और सर्टन लॉस, ठीक है। तो वही बात, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आपको क्या करते हैं कि हम कंपनसेट करेंगे, इंश्योरेंस की वैल्यू दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, मैंने ऐड किया हुआ। दिस इज़ आवर टीम। एंड आज मैं एंड सर तैयब हमारे ट्रेनर हैं, बाकी हमारी टीम इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हमारा होना यहाँ पर, क्योंकि हमने डाटा के बारे में बात करनी है। मैं थोड़ा जूम अगर हो जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है, लाइक नज़र आ रहा है कि मैं थोड़ा सा करूँ ज़्यादा जूम? सर आ रहा है नजर। अब सही नज़र आ रहा है? आज सबसे पहले हमने मेटा डाटा के बारे में बात करनी है। सबसे पहले हमारा कॉलम कौन सा है? जेंडर का। तो मुझे कोई बताना चाहेगा ये जो जेंडर कॉलम है, तो ज़्यादा मेल और फीमेल है, ये कॉलम कौन सी टाइप है, यानी डाटा टाइप। हम सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट में यहाँ पर देखो आपके सामने एक एक्टिविटी करता हूँ, देखो आपको बहुत वर्क करेगी। सबसे पहले हमारा कॉलम कौन सा है? जेंडर का, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हो, हर दफ़ा अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, लेकिन जेंडर का कॉलम कौन सा है? कोई बताना चाहेगा कैटेगोरिकल इसमें? सर, कैटेगोरिकल। कैटागोरिकल, बिल्कुल बेहतरीन, थैंक यू, वेरी गुड। तो हमारा ये कौन सा कॉलम है? कैटागोरिकल। और इस पे कौन सा चार्ट बन सकता है? अगर कैटेगोरिकल कॉलम, मैंने बताया था कि कैटेगोरिकल कॉलम्स हो तो कौन से चार्ट बनते हैं, शेयर भी किया था, इफ एनीवन बार नोस। सर चार्ट, बार हिस्टोग्राम। चार्ट या पाई चार्ट सर। नो, हिस्टोग्राम सर। बार नहीं चार्ट। हिस्टोग्राम नहीं, पाई और बार चार्ट, यस, ठीक है। अब अगला चार्ट एज, एज का कॉलम सेकंड आ जाता है, ठीक है। ये अगर आप अच्छा समझ गए ना, आगे तो चीज़ें इजी हैं, ठीक है। एज, पार्टिसिपेंट एज रेंजिंग फ्रॉम 18 to 64 विद अ रेंज ऑफ विद अ मीन ऑफ 41, ठीक है, उनकी मीन 41, अलाउइंग एज बेस्ड इनसाइट्स, ठीक है। अब एज, मुझे बताना चाहिएगा एज का कॉलम कौन सा है फिर? वो तो कैटेगोरिकल था जेंडर का, तो एज का कॉलम कौन सा है? सर ये तो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस और न्यूमेरिकल, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। और इसमें कौन सा प्लॉट बन सकता है? सर इसमें सर स्कैटर। हिस्टोग्राम। बिल्कुल, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बन सकता है। और हमारा पाई केडीए चार्ट जो भी कि बन मैंने सकता बताया था, देखो हमने वही चीजें पहले पढ़नी, बेसिक लेवल वही चीजें रखनी है। हिस्टोग्राम भी बन सकता है, और इस पे एक और प्लॉट बन सकता है, वो होता है डिस्ट प्लॉट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जैसे केडीए प्लॉट कहते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको। नंबर 3, एनुअल इनकम। अब एनुअल इनकम हमारी स्टार्ट ईयरली इनकम रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1.5 लाख तकरीबन, आई थिंक बन रहा है, विद अ मीन ऑफ 32,000। तो मुझे बताना चाहेगा एनुअल इनकम क्या है? सर कंटिन्यूस है। बिल्कुल। और इस पे कौन सा प्लॉट बनेगा? सर बार चार्ट भी बन सकता है। हम्म। टारगेट वेरिएबल ये होता है जिसको हम प्रेडिक्शन करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं अगर मशीन लर्निंग मॉडलिंग कर रहा होता तो फिर क्या होता, मैं टारगेट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहा होता, ठीक है। तो उस दिमाग में ये रखें हमने, वो अमाउंट, वो प्रीमियम अमाउंट प्रेडिक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू दीज फ्यूचर्स। ये 19 फ्यूचर अगर मेरे पास आ जाए किसी बंदे के, मैं कहता हूँ सिनेरियो तो इस तरह होगा ना, वो एक जेंडर, उसका जेंडर क्या, वो यानी कि मेल है फीमेल है, उसकी एज कितनी है, उसकी एनुअल इनकम। चार्ट कौन सा बना सकते हैं, लाइक वैसे तो ये कैटेगरीज में आ जाता है, लाइक हम इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ठीक हम इस पे पाई चार्ट या बार चार्ट बना लेंगे, बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा भी लगेगा। एजुकेशन लेवल। अब एजुकेशन लेवल क्या प्रेजेंट करता है? हमारे पास चार तरह के हैं, मास्टर्स वाला,
पीएचडी का, बैचलर का और हाई स्कूलर। ठीक है, चार तरह के लोग जो कि इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये चार तरह के लोग हैं, तो ये कौन सा कॉलम है? कैटेगोरिकल कॉलम। इस पे कौन सा चार्ट बन सकता है? पाई चार्ट भी बन सकता है और बार चार्ट भी बन सकता है। आगे आ जाता है इस ऑक्यूपेशन, यानी कि उनका कहाँ रहते हैं, लाइक सॉरी, उनका लाइक कमाने का तरीका क्या है, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। तो हमने कहा ठीक है, तो ये कौन सा है? ये भी सेम कौन सा है? कैटेगोरिकल है। नंबर दो, हम इस पे पाई चार्ट या बार चार्ट बना सकते हैं। अब देख रहे हो ना आप, देखो जो हमने चार्ट्स की बात की थी, और मैंने कहा था कि ज्यादातर आप इन चार्ट्स के बारे में ही बात करोगे। अगला हमारे पास कौन सा कॉलम आ जाता है? हेल्थ स्कोर का। तो हेल्थ स्कोर क्या हमारी रिप्रेजेंट करती है? रेंजिंग फ्रॉम 1 to 58, और मीन इसकी 24 है। अब हेल्थ स्कोर ये कौन सा है? कंटिन्यूअस है। हमारे पास न्यूमेरिकल कॉलम है, हम इस पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? हिस्टोग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। और आगे आ जाता है हमारे पास लोकेशन। लोकेशन में तीन तरह के, सब अर्बन, रूरल और अर्बन। ठीक है सॉरी तो तीन तरह के हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये भी हमारे पास एक कैटेगरी कॉलम है, क्योंकि अच्छा, आप डाटा टाइप चेंज भी कर सकते हो। तो आपको अपने दिमाग में वो रखना है, वो आपने उनके वैल्यू काउंट्स यानी उनके अपने कॉलम्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं उस बेस पे सोचना है कि अच्छा यार, इस ये इसमें तो तीन चार कैटेगरीज है, तो इस कॉलम को मैं ये रखता हूँ, इसको मैं ये रखता हूँ। ये आपका मेटा डाटा बेस नॉलेज है। देखिए ना, आगे बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी तो आपको अच्छा समझ और आ जाएगा, अगर आप किसी को यहाँ पर क्लियर नहीं भी हुआ। तो हमने लोकेशन की बात की, इस पे कौन से प्लॉट्स बन सकते हैं? पाई और बार चार्ट बन सकता है। और आगे पॉलिसी टाइप आ जाती है, यानी कि इनकी पॉलिसी क्या थी? प्रीमियम थी, कॉम्प्रिहेंसिव थी या बेसिक थी। सेम इस पे वही कैटेगोरिकल कॉलम है, पाई या बार चार्ट बन सकता है। पॉलिसी स्टार्ट डेट, रिप्रेजेंट द डेट पार्टिसिपेंट। अच्छा अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए, आप ये चीज़ रखनी है, ये मैं सबको कह रहा हूँ, अपने पॉलिसी स्टार्ट डेट ये चीज़ याद रखनी है आपको। मैं आगे दिखाऊंगा इसके बारे में एक चीज़। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वाला कौन सा डाटा टाइप है? क्या पॉलिसी स्टार्ट डेट? सर डेट टाइम। डे टाइम, बिल्कुल, थैंक यू, यही चीज़ है। अब देखिएगा डाटा के अंदर जब मैं इसको चेक करूंगा ना, तो देखना है इसका डाटा टाइप क्या शो करता है। ये लाइक आपको एक बता रहा हूँ, मैंने लिखा वैसे हुआ है। ओके, उसके बाद प्रीवियस क्लेम्स रिप्रेजेंट, यानी कि क्लेम्स कितने हुए हैं, तो 0 to 9 है। और इस पे हम लाइक बना सकते हैं अपना दूसरा चार्ट, बार या पाई चार्ट, तो वो ज़्यादा आपको इजी कर देगा। लेकिन अगर आप बिन्स बना के उस पर भी कर लें हिस्टोग्राम, तो वाई नॉट। और उसके बाद आता है व्हीकल की एज कितनी है, 0 to 19 ईयर्स तक। यानी कि अगर कोई गाड़ी वगैरह ली हुई है तो उसकी कितनी एज है, कितने साल यूज़ हुआ है। क्रेडिट स्कोर आ जाता है 300 से लेके 849 तक विद द मीन ऑफ 592। अब इंश्योरेंस का ड्यूरेशन आ जाता है, रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी रेंजिंग फ्रॉम 1 to 9 ईयर्स विद द मीन ऑफ 5। तो यानी ऊपर वाले जो एक दो कॉलम से उस पर हम लगा सकते हैं अपने हिस्टोग्राम। यहाँ पर बार चार्ट भी बन सकता है, और बार और पाई हम बनाएंगे इंश्योरेंस ड्यूरेशन पे। और आगे आ जाता है कस्टमर फीडबैक, रिप्रेजेंट द पार्टिसिपेंट्स फीडबैक ऑन द सर्विस कैटेगराइज एज पुअर, एवरेज और गुड। यानी कस्टमर फीडबैक जो दे, तो पुअर था, एवरेज था या गुड था। इस पे क्या है? कैटेगरिकल कॉलम है। हम इस पे क्या कर सकते हैं? हमारा बार चार्ट पाई चार्ट बना सकते हैं इजीली। फिर आता है स्मोकिंग स्टेटस। अब ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब लग नहीं रहा, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब मशीन लर्निंग पे जाओगे देखोगे यार, ये स्मोकिंग स्टेट क्या इससे डिपेंड करता है किसी की इंश्योरेंस पे। तो वाई नोट चेक करते हैं, यस या नो, सारी बात है कैटेगोरिकल कॉलम, और यस या नो में हम पाई चार्ट बना के चेक कर सकते हैं विद द परसेंटेज। उसके बाद आता है एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंट हाउ ऑफन द पार्टिसिपेंट एक्सरसाइज, रेली करता है, डेली करता है, वीकली और मंथली। देखिए ये भी चीज़ एक आपको है कि एक्सरसाइज वो करता भी है कि बंदा नहीं करता। उसकी प्रॉपर्टी टाइप कौन सी, हाउस है, कॉन्डो है या अपार्टमेंट है। ठीक है। और लास्ट जो कि एक टारगेट वेरिएबल, लेकिन हमारे लिए अभी टारगेट नहीं है, हमारे पास ये 20 कॉलम्स है, प्रीमियम अमाउंट। तो फ्रॉम 20 to 4999। तो ये कौन सा है? हम इस पे कंटिन्यूअस कॉलम है क्योंकि नंबर्स है। और इस पे हम अच्छा एक और मुझे बात बताएं, मैंने वर्कशॉप नवंबर में हुई थी, वो वर्कशॉप नंबर 1 तो नहीं थी मशीन लर्निंग की, जिसमें हमने स्टार्ट करवाया था मशीन लर्निंग का थोड़ा सा। तो अगर ये हमारे पास टारगेट वेरिएबल प्रीमियम अमाउंट होता, तो कोई बताना चाहेगा ये प्रॉब्लम कौन सी थी? क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन है? ठीक है, रिग्रेशन में तो रिग्रेस कर रहा है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अगर क्लासिफिक मिसाल के तौर पर अब मुझे कोई बताएगा, अगर स्मोकिंग स्टेटस हमारा टारगेट वेरिएबल होता तो फिर ये कौन सी प्रॉब्लम होती? बिल्कुल ठीक है, इजी। तो सबसे पहले अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ डाटा के बारे में, पता चला ना। तो सबसे पहला स्टेप को मैं इसको नहीं सेव कर रहा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हमारे आगे आ जाएगी चीज़ें। तो अब थोड़ा सा डाटा के बारे में क्लियर हुआ, किसी को नहीं हुआ या डाटा क्या है मुझे अभी भी प्लीज़, तो मैं यूज़ करूँगा। तो कंपटीशंस में वो आपको लिंक दूसरे मिलेंगे, टेस्ट और ट्रेन वाला। गोल हमारा यही रहेगा कि चीज़ें जो पुरानी पड़ी हैं उनको भी के देखें, वो चीज़ें जो आज की यही दौर में भी आपको नज़र आएंगी वो भी को देखें। इमरान भाई और एक क्वेश्चन है। 2 वर्कशॉप्स में पढ़ा है ना, हम उनका जो पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है उस डाटा में यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका जब भी आपने डाटा एनालिसिस को करना है तो उसमें अपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो आप एक मेक श्योर चीज़ कर लीजिएगा, अगर आप स्टार्ट में कर रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पहले लाइब्रेरीज को इंस्टॉल भी करना है। ठीक है
तो आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल भी करना है। कैसे करना है? तो आपको लिखना है, ठीक है, पिप ऐसे लिख के कोई भी जो भी लाइब्रेरी है, ठीक है। ये मेक श्योर दो चीज़ें कर लीजिएगा कि इन्वायरमेंट सेट है, नहीं अगर इन्वायरमेंट सेट तो बेस में भी वो अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी, लाइक आपका चल जाएगा बेस के अंदर भी, लाइक अगर 3-4 लाइब्रेरीज के साथ काम कर रहे हैं तो बस पिप के साथ अपने इंस्टॉल लिख देना है। तो मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल पांडास, या फिर जो भी लाइब्रेरीज है, नमपाई, मैटप्लोलिब, सीबोन, प्लॉटली, स्वीटविस, ठीक है। जो जो हम यूज़ करेंगे हम उनको उनके बारे में बात भी हम कर लेंगे। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने सारी जो हमारी पांडास है उसको भी इंपोर्ट कर लिया। नमपाई यूज़ शायद नहीं होगी, लेकिन मैं इंपोर्ट हम ज़्यादातर कर लेते हैं जब भी हमें डाटा एनालिसिस करते हैं, तो ये 4 लाइब्रेरीज ऐसे इंपोर्ट हो रही होती हैं। उसके बाद हमने प्लॉटली, ये भी यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं नहीं यूज़ कर रहा कहीं भी। और बस ठीक है, ये लाइब्रेरीज। अब इन दो चीज़ों का मैं बताता हूँ, ठीक है। आगे एक चीज़ आएगी, मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। ये सीबोन की ना, अच्छा एक और चीज़ है, आप ना कभी कभार कस्टम सेटिंग खुद भी कर सकते हो लाइब्रेरीज के अंदर। तो ये कस्टम सेटिंग आपको मैं दिखाऊंगा कैसे सेट वर्क करती है आगे जब एनालिसिस करेंगे। पहले हम इसका डाटा का एक्चुअल में ओवरव्यू लेते हैं जैसे हमने करते रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मेक श्योर कर ले का पाथ करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास है ना, तो मेरे पास सेम अंदर है तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास किसी और फोल्डर में है तो आपने उसका पाथ कॉपी कर लेना, यानी यहाँ पर क्लिक करके ना, तो उसका पाथ क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, तो आपका ये वर्क कर जाएगा इजीली। और आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपने डाटा का हेड चेक करना होता है। तो हेड चेक करने से आपको एक आइडिया मिल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है इस डाटा के अंदर है क्या। जैसे हमने देखा था, यानी हमने रीडिंग की थी, लेकिन हम अब देख पा रहे हैं अच्छा डाटा के अंदर ये चीज़ है हेड, यानी कि 0 से लेके 4 तक कॉलम है, एज क्या है, जेंडर और सारे कॉलम्स के बारे में। तो हम वही हेड हेड ही यहाँ लिखा। अच्छा, डी एफ डॉट टेल क्या करती है? टेल ये करती है कि आपके बिल्कुल एंड वाले 5 जो कॉलम्स होते हैं उनके बारे में बता रही होती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो एक चीज़ नोट कर पा रहे हैं कि आपको ये देखो एन एन लिखा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर अगर कहीं नज़र आ रहा हो, यस दिस वन, तो ये क्या चीज़ है भला, बताएगा कोई? ये एन क्या वाला? जी सर, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नल है। नल वैल्यूज है, थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ पर आपको आइडिया एक मिल गया, ठीक है। आप अभी अभी हमने कुछ नहीं किया, अभी चेक नहीं किया कितनी है क्या है, लेकिन यहाँ से आपको एक आइडिया मिला कि हाँ यार इसके अंदर नल वैल्यूज आनी है, ठीक है, बस इतना सा। फिर हमने कहा कोई मसला नहीं। अब अच्छा, एक चीज़ ये है कि सैम्पल डाटा भी आप चेक कर सकते हैं। सैम्पल डाटा का फ़र्क ये होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसको ना जब चलाते हो ना तो आपके पास शफल हो गई चीज़ आती। कभी ये देखो, अब हेड और टेल का मतलब यही है कि पहले 5 और लास्ट वाले 5। लेकिन सैंपल के अंदर एन एन का मतलब है कितने कॉलम्स। तो मैंने कहा 12, और मैंने 12 को सैंपल यानी कि उनका हेड निकाल, हेड से मुराद है यानी उनके 5 कॉलम्स को प्रिंट कर लिया, चेक किया इसके अंदर क्या क्या है। तो ये देखिए शफल हो गया है, 17, 5, 0, 5, 2, और ये अलग अलग आ रहे हैं आपके पास, ये देख सकते हैं आप। तो इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है। अच्छा ऐसे है तो आप सैंपल को भी यूज़ कर सकते हैं। 3.4 पे हमारे आ जाते हैं कॉलम्स के हैं, ठीक है। मैंने वहाँ पर चेक किए थे ना, हमने कहा कि यार ऐसा है भी कि नहीं है, तो हम ये देखें, मैंने कॉलम प्रिंट करके चेक किया, डी एफ डॉट कॉलम्स, बस यही लगा दें। अगर टू लिस्ट लगा देते तो ये लिस्ट के अंदर आ जाता है, आप उसको सेव कर सकते हैं। कभी कभार यूज़ करना पड़ता है तो एक वेरिएबल के अंदर इस तरह डी एफ डॉट कॉलम्स लिख के सेव कर सकते हैं। उसके बाद शेप आप देखें, 20 कॉलम्स है, हमने वहाँ पर लिखा हुआ देखा था, यहाँ पर चेक भी किया, और हमारे पास रोज इतनी है, ठीक है। 20 तरफ ये इसका मतलब शेप आ जाता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो एक और बात मैंने बताई थी, अच्छा मुझे कोई बताएगा क्या डिस्क्रिप्शन कैटेगोरिकल कॉलम से वर्क करता है? सॉरी, सिर्फ न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने ऊपर लिखा सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम से वर्क करता है, दूसरे पर वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये टी का मतलब ट्रांसपोज है, ठीक है। ये आपको ट्रांसपोज बस लेके देता है। अगर इस विदाउट चलाऊंगा ना तो ये दूसरी तरह आएगा। मेरा एनवायरनमेंट सेट है क्योंकि लाइट सेट है, वैसे चला तो पिछले मुझे कॉलम से एक दफ़ा रन कर लेंगे। तो डाटा का पाथ मुझे चेक करना है, जस्ट वेट, ये चल जाए एक दफ़ा, हमारी लाइब्रेरीज लोड हो जाए, एंड देन बस ये कुछ सेकंड लेता है जब आप पहली दफ़ा करते हो, फिर ये सेट हो जाता है। ये देखिए लोड हो गई, 60 है पाथ, और मुझे चेक करना है बस, पाथ हो गया, सही जगह पे पड़ा हुआ है, तो ओके है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं। तो ये ठीक है वगैरह ना, ऐसे आता है बस, उसका परेशानी होना, ठीक है, ऐसे आ जाता है एज कॉलम। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा रीड करना ईजी होता है, अगर आपके लिए नहीं तो आप टी खत्म कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लाइक आप इस चीज़ से एक ओवरव्यू बहुत अच्छा ले सकते हो। देखिए एज का कॉलम है, एज के कॉलम के टोटल काउंट्स कितने, ये तो टोटल काउंट्स ही बता रहा है ना। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो मीन थी, डाटा में लिखा हुआ था ना मीन इतनी है, मीन इतनी है, मीन इतनी है, लेकिन यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं अपने डाटा के अंदर। फिर आती है स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है। फिर आता है इसका मिनिमम, सबसे मिनिमम एज कितनी है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें 18 साल की, अगर
देखिए अब ये भी चीज़ होती है इंश्योरेंस में। आप कोई बच्चे को तो नहीं ना इंश्योरेंस मिलनी, कोई छोटा बच्चा, मुझे नहीं इस बात का पक्का पता, कोई ऐड करना चाहे तो ये देखिए 18 साल सबसे छोटी एज है, और सबसे बड़ा आदमी कौन है? 64। और मिनी मैक्स एज आपका मीन है वो 41 को है तकरीबन, यानी 50% तक डाटा, फिर 75% तक, ठीक है। फिर एनुअल इनकम आ जाती है आपकी, यानी कि टोटल कितनी, ये सारे टोटल हैं, काउंट उनके कितने हैं। यहाँ पर इनकी मीन, आपकी मीन आ जाती है, जिसे एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, और सब कॉलम्स की जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है, डिस्क्राइब ऐसे वर्क कर रहा होता है। देन इन्फो। अच्छा ये भी बहुत बहुत, ये दोनों जो है ना ये बड़े पावरफुल है, लाइक आपको ये बहुत चीज़ें अच्छी बता देते हैं कि ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपके दिमाग में एक फ्लो बन रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ नोट करने को कही थी स्टार्ट में, कि आपने एक चीज़ नोट करनी है, दैट वन। तो एक तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया, ये देखिए कितनी एंट्रीज है, कितने कॉलम्स हैं। एक चीज़ नल वैल्यूज़ का यहीं पता चलेगा आपको, देखिए गौर से देखें, ये है 27 4 1 7 5, तो ये देखिए 27 8 8, फ़र्क है ना, 26। तो आप देख पा रहे हैं कॉलम अगर पीछे है, लेकिन ये देखें 8 6 8 6, तो आप कह सकते हैं कि ये वाले जो कॉलम्स हैं इनके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ नहीं होंगी। चेक भी हम करेंगे, ये जो बाकी थोड़े थोड़े हैं इनके अंदर खाली हैं ये सारे, नज़र आ रहा है। अब एक चीज़ और, डाटा टाइप की बात की जाती है ना, तो ये देखिए फ्लोट और ऑब्जेक्ट में है, लेकिन एक चीज़ मैंने बताई थी, एक आपको कॉलम मैंने पॉइंट आउट किया था, वो कौन सा कॉलम था? डेट एंड टाइम वाला। तो यहाँ पर बताया जरा कौन सा वो था, ये वाला था ना। सर वो जो अभी आप कह रहे हैं कि खाली कुछ होंगे, वो कौन से वाली यहाँ पे? क्योंकि वो हाँ एक साइड बिल्कुल। पे तो नॉन नल लिखा हुआ है ना। अच्छा, नॉन नल्स का मतलब ये यानी कि इसके अंदर इतने हैं, बाकी सारे नहीं हैं। अब मैं टोटल की बात करूँ, टोटल अब जी गौर से जी। पढ़े ना। अभी आप अब बोले बोले, वो वो इसमें, कोई वैल्यू नहीं है उस जी डब्बे जी, के अंदर, और कोई इसी वैल्यू इसी नहीं डाटा में, जी सर, और इसी डाटा है में इसी डाटा। कैसे शो होगा? मैं वही इसी दिखाऊंगा ना टेबल आगे, से, खोल जी के दिखाऊंगा अच्छा। वो। हाँ बिल्कुल, हम करेंगे इसको कन्वर्जन, कब करेंगे? प्री प्रोसेसिंग के दौरान। तो आप लोगों ने उसको नोट भी करना है, ठीक है, एक चीज़ होगी। और बाकी एक ये फंक्शन है, लेकिन ये मैंने फंक्शन कस्टमेटिकली लिखा हुआ है, तो इसमें लाइक वही वर्क आता है, इनका आपको ना बड़ा अच्छा दे देता है। मतलब इसका सबसे डाटा साइंस में ये फायदा होता है, आप हेल्पर फंक्शंस बना लेते हो, हर डाटा के अंदर तकरीबन यूज़ हो जाते हैं वो। तो ये फंक्शन बना हुआ है जिसमें आपको मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट्स, यूनिक, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, ये तो आपका वो मिल जाता है, 5 नंबर्स की समरी जो है। लेकिन ये वाली 2 3 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, तो अब पूरे डाटा के अंदर हमारे पास एज का जो कॉलम है, डाटा टाइप यहाँ पर आ गई, मिसिंग वैल्यूज देखें। ये मिसिंग वैल्यू की बात करें तो एज के अंदर कितनी मिसिंग है? 4685। एनुअल इनकम के अंदर कितनी है? 13,955। और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स में कितनी है? 27,886। और ये देखें जो पीले कलर में वो कितनी ज़्यादा है। और उसके बाद आपके पास यूनिक नंबर्स आ जाते हैं, यूनिक नंबर्स आ जाते हैं, डुप्लीकेट कोई भी नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट को बताना चाहेंगे, डुप्लीकेट इसमें क्या मतलब है? 18 साल के दो बंदे भी तो हो ही सकते हैं, यहाँ पर क्या ये बात हो रही है? कोई डुप्लीकेट के बारे में ऐड करे ज़रूर। में क्या है, मेल और फीमेल, तो दे, बिल्कुल। ये दो यूनिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा भी था वहाँ, यहाँ हम देख भी पा रहे हैं। तो आगे नेक्स्ट करते हैं। अब ये आ गया जो मैम बात कर भी रही थी मिसिंग वैल्यूज़ की, इसको 100 ही कर देते हैं। तो मैंने ऊपर रन कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, अब मैंने क्या लिखा, डी एफ डॉट इज नल, आपको पता पांडास की कमांड के जरिए हम चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए चेक हो रहा है कि 1.68% है, मैंने वहाँ पर नंबर्स भी बताए और यहाँ पर आपको शो भी हो रहा है। अब हम इनको इम्प्यूट भी करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। बट पहले देख लें तो कैसे हो रहा है। ये 10% है और ये 29% है, ठीक है। ये देखो 29% तकरीबन डाटा का। अपनी इस कॉलम की बात करें, प्रीवियस क्लेम्स की बात करें, तो इसमें लाइक 3% यानी 33% तकरीबन कह लूँ, तो पूरे डाटा का 29 30% डाटा है ही खाली है। तो हम कैसे हैंडल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप करते हो। तो ये बस वही है, चेक ही किया दोबारा और कुछ नहीं किया, आप इसको ना भी यूज़ करो कोई मसला नहीं। और यहाँ भी विजुअलाइज किया, तो मैं देख रहा था कि कितना है, तो ये देखिए वही शो कर रहा है कि प्रीमियम अमाउंट के अंदर सबसे थोड़ी है, एज के अंदर उसके बाद है, और उसके बाद मार्शल स्टेटस के अंदर गो विद दैट, ये दो कॉलम्स के अंदर सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो अच्छा, प्रीवियस अगर किसी ने वर्कशॉप ली तो मुझे बताना चाहिए, अगर ये मेरे जो, चलो मैं इतनी बात करता हूँ, ये इतने कॉलम्स है, इतने कॉलम्स है, इनको मैं किसके साथ करता? मकसद था कि अगर ये इन मिसिंग वैल्यूज़ को मैंने ख़त्म करना होता, जारी बात है मुझे डाटा को क्लीन करके ही आगे वर्क करना है, या फिर बाद में मैं प्री प्रोसेसिंग के दौरान क्लीन कर लूँगा। तो क्लीनिंग के लिए जब मैं क्लीनिंग कर रहा हूँगा तो मुझे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए, कोई बताना चाहेगा? लाइक इन सब कॉलम्स के लिए मैं क्या करना चाहिए, मुझे क्या सर करना चाहिए? सर 3 टेक्निक्स हैं। अगर हमारे पास तो कंटिन्यूस वैल्यूज हैं तो उसके लिए हम मीन यूज कर सकते हैं। हम्म। लेकिन अगर हमने कैटेगोरिकल को मतलब कैटेगोरिकल कॉलम है तो उसमें हमने अगर करना है तो हम मॉड भी यूज कर सकते हैं, या हम्म। और इसी तरह हम मीन भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं तो उसमें हमारे पास मीन मीडियन मॉड तीनों काम नहीं करेंगे।
तो हम रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन सिंपल लगा के कंटिन्यूसली भी जो है ना वैल्यूज इम्प्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। की तो आप ये तो नहीं पूछना चाह रहे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं? बिल्कुल, लाइक एक है टेक्निक्स कि तो नहीं आप लाइक। रिमूव कर दें, या हाँ वो बिल्कुल ड्रॉप ना बिल्कुल। से रिमूव कर दें या फिर फिल जी कर दें डाटा बिल्कुल। उसमें। जी सर। हम्म। लेकिन अब देखें यही चीज़ है, देखो अब मैंने सेकंड वर्कशॉप के दौरान यही बात की थी, अगेन बात करते हैं कि अब मिसिंग वैल्यूज मुख्तलिफ परसेंटेज में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना तकरीबन ये परसेंटेज मैंने ऊपर प्रिंट इसलिए की हुई थी, 0 1 1 3 5 6 तक, ये देखिए अगर इतनी सी ना, मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1 to 5 6% आ जाते हैं ना, तो सीधा मीन के साथ चले जाएं, कोई मसला नहीं है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर 10% वाली, मैं इसको भी कह दूंगा मीन के साथ कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, 10 10 वाली भी जब ये थोड़ी सी बढ़ गई है ना, तो जैसे सर आई थिंक मुआविया थे, ने नाम नहीं देखा, तो आप क्या कर लो, लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हो। यहाँ फिर मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई थी, वो पिक्चर्स के अंदर थी, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। वो होता है इम्प्यूटर लगा देना। यानी कि एक साइकिल लर्न के अंदर एक लैब, एक आपके पास फंक्शन आ जाता है इम्प्यूटर वाला, उसके अंदर थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ को कर सकते हो। होता तो तकरीबन हमें नहीं है, मैं ऐसे कहूँ। लेकिन अब इसका एक और टेक्निक होती है, ठीक है, एक और टेक्निक जैसे मशीन लर्निंग वाली होती है ना, उसमें हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब भाई हमने उसमें नहीं जाना। जब हम आगे मशीन लर्निंग करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसके बारे में मैं बात करके आपको पूरा फंक्शन, कस्टम फंक्शन दूंगा, जो आप हर डाटा पे यूज़ कर सकोगे। और इंशाल्लाह आपको 1 2% आपके मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी नज़र आएगी। तो हमने ये किया, आई थिंक मैं नेक्स्ट ही। और अच्छा, मैंने डुप्लीकेट्स अगेन चेक कर लिया, मैंने आपको पहले भी दिखा दिया। अब ये पे थोड़े से वैल्यू काउंट्स चेक किए मैंने, यानी कि क्या किया है इसमें, डी एफ डॉट वैल्यू काउंट से किया, लेकिन सारे कॉलम्स के साथ किया और कुछ नहीं किया बस, ठीक है, लूप लगा के। तो ये एज का कॉलम है, और आगे मैंने दिखा भी, तो यहाँ पर अच्छा ये वी एस कोड के अंदर कर रहे हो, तो ये ऐसे करोगे ना, यहाँ पर क्लिक, तो ये आपके सब आ जाएंगे। और मैं थोड़ा सा गो थ्रू करवा देता हूँ, वैसे तो हम ऑलरेडी इससे हो चुके हैं, क्या क्या इसके अंदर है। तो ये देखिए वैल्यू कोर्स में नजर आएंगे, तो ये देखिए 55 साल के लोग इतने हैं, ठीक है, उस हिसाब से लगा हुआ है। और उसके बाद जेंडर मेल और फीमेल कितने हैं यहाँ पर शो हो रहा है, परसेंटेज आ रही है, ठीक है। आगे प्लॉटिंग भी करेंगे, लेकिन ये देख लें, आपको नजर है 13,000 है, ये भी 13,000 है। उसकी डाटा टाइप भी आ रही है, इंटीजर है। और उसके बाद हमारे पास जो एनुअल इनकम है, उसके बारे में बात हो रही है। एंड उसके बाद सिंगल मैरिड और डिवोर्स, यानी कि कॉलम का नाम क्या है, मार्शल स्टेटस, उसके अंदर कितने कितने। और आपको एक चीज़ नजर आ रही है, देखो 9100 9,000 है आई थिंक। यस 9,000 है कि 91,000 है, 9,000 है, 9,000 9,000, ठीक है। थोड़ा सा तकरीबन इक्वल इक्वल ही है, लेकिन सिंगल भी हैं, मैरिड भी हैं, डिवोर्स भी हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स कितने हैं, तो 5,000 5,000 5,000 5,000, और आपके पास 49। और उसके बाद आपके पास आ जाता है एजुकेशन लेवल, और उसमें भी हम देख पा रहे हैं जो डिग्रीज हमने बात की थी, यानी कि जो काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ, क्या वो स्कूल में पढ़ते हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, या फिर बैचलर्स कर रहे हैं, या फिर पीएचडी कर रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहे हैं उनके नंबर्स कितने हैं, ठीक है। वैल्यू कौन से एक पावरफुल फंक्शन होता है, जिसे आप चेक कर सकते हो। आप नहीं चाह रहे भी प्लॉटिंग करना, तो बस डॉट वैल्यू कौन लिख लें किसी भी कॉलम के साथ। मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे कि एक मिनट मुझे इससे बाहर आ लेने दें। टी एफ लिख के आपके, यानी कि डाटा के अंदर आपने लिख लेना, लाइक जैसे जेंडर है, जेंडर सही है नाम, आई थिंक सही है। यस, ओके, वेट कंट्रोल सी, ओके, यस, तो ये देखें आ जाएगा, ठीक है, इजी। तो आपने ये कर लेना, इसी तरीके से हम प्लॉटिंग भी आगे कर रहे होते हैं। तो अब अच्छा, यहाँ तक हमने एक डाटा का ओवरव्यू ले लिया, अब हमें पता है डाटा क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें, हम अब ईडीए करना स्टार्ट करेंगे। अब ईडीए से पहले ना देखें, आजकल थोड़ा सा फास्ट पेस चल रहा था चीज़ें, तो कुछ ऑटो ईडीए लाइब्रेरीज भी आ जाती हैं। यानी ऑटो से मुराद है कि ऐसी चीज़ें जो हम ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लगे हुए हैं, आपको कह रहे हैं कि डाटा है, इसकी रिपोर्ट बना के दो, तो आप खुद करने की बजाय कुछ ऑटो लाइब्रेरी को भी यूज़ कर पाते हो। और एक तो पांडास की अपनी है, मैंने वो बात नहीं कर सका उस वर्कशॉप में, तो मैंने इसलिए उसको रखा हुआ था। एक कस्टम फंक्शन है और एक स्वीट विज है, ठीक है। स्वीट विज बिल्कुल न्यू है, उसका मैं बता दूंगा आपको, यहीं पर चीज़ें हैं तो आप यूज़ कर सकोगे। सबसे पहले कस्टम फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के बारे में सोचना नहीं कि मुश्किल लग रहा है, इसके अंदर HTML लिखा हुआ है साथ, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, बस इसको रन कर देना। बस आपको नहीं समझ आ रहा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इस चीज़ को रन करना है, इस फंक्शन का नाम जो है वो आपसे कर लेना है। तो जस्ट वेट है, और आप देखें यहाँ पर करके लिखेंगे, देखें ये फंक्शन है क्रिएट स्टाइल डैशबोर्ड, और इसके अंदर पास क्या करना है, डीएफ, और साथ हमने थीम पास कर देना, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ ये वाली जो मेरी नोटबुक है सारी डार्क थीम पे ज़्यादा इसका सही व्यू नजर आएगा एज़ कम्पेयर टू वाइट थीम। और जो वाइट थीम के अंदर आपको शायद कुछ टेक्स्ट नज़र ना आए, तो देख लीजिएगा। तो ये मैंने किया, तो मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैंने पिछले आई थिंक किया,
तो ये मेरे पास चलेगा, ठीक है। तो किया, इसमें किया क्या गया, ये एक बड़ा अच्छा आपका देखो डाटा एनालिसिस में पता चलता है। देखो एक आप काम कर रहे कोडिंग के जरिए, और आप इसने कोडिंग में इतने अच्छे फंक्शंस बना के दिखा रहे हो कि यार हाँ। तो अब देखें कि टोटल रोज कितनी हमने देख लिया, टोटल कॉलम्स कितने हैं। अब यहाँ पर डाटा के इनसाइड हाईएस्ट कोरिलेशन क्रेडिट स्कोर एंड द प्रीमियम स्कोर 0.01% है, देखिए। और हाई स्क्यूनेस कितनी है, हमने बात की थी स्टैट की, थोड़ी सी अभी ज़्यादा नहीं की क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा डीप चले जाना था। तो वो 1.02% हाई स्क्यूनेस इन अ प्रीमियम मोड 1.50। अब ये देखें डाटा टाइप्स पता चला ना, ऑब्जेक्ट कितने हैं, फ्लोट कितने हैं, इंटीजर कितने। तो ये सारा फंक्शन के जरिए हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई ऑटो लाइब्रेरी अभी नहीं, फंक्शन कर रहे हैं और मैं चीज़ें बता रहा है। फिर ये देखिए एक बड़ा अच्छा डैशबोर्ड सा बना है जिसमें आपको चीज़ें पता, एज का कॉलम क्या है, फ्लोट है, यूनिक वैल्यूज कितनी है 47। देखिए मैंने कोडिंग में भी किया, आपने एक फंक्शन बना लिया, हर दफ़ा इसको यूज़ करी जाए, ठीक है। और मिसिंग वैल्यूज कितनी है जैसे कि मैंने दिखाया, तो ये देखिए आपको एक बड़ा अच्छा व्यू मिल रहा है। एज का कॉलम है, जैसे कि पॉलिसी टाइप का कॉलम है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। लोकेशन का कॉलम है, ओके। स्मोकिंग कहा जाता है, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी और कहा जाता ये है। आपने किसी लाइब्रेरी के थ्रू ये विजुअलाइजेशन कर? नो 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 नो, ना ना ना, यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये हमने खुद, देखो आपका नॉलेज इतना अच्छा हो जाता है। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, अभी ये बस फंक्शन को आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इस फंक्शन को बस सेल को रन कर देना। ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ, ये नजर आ रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा हुआ, ये मैंने ऊपर लिखा भी होगा, यस कस्टम फंक्शन, इसको मैं बस ऑफ कर रहा हूँ। हम्म। तो आपने इसको चलाना है, उसके बाद ये यहाँ से करना है क्रिएट स्टाइल डी डैशबोर्ड, अपना डीएफ अंदर चला देना है, आपकी बन के आ जाएगी बेहतरीन इजी वे है। में, कुछ भी नहीं करना है। और थीम डार्क या वाइट करने के लिए मैं बता देता हूँ, लाइक थोड़ा सा मुझे मसला बनता है कभी कभार क्योंकि केक वगैरह के वो होते हैं मसले, तो हमें करना पड़ता है। वाइट पे मैं करूँगा तो ये वाइट में भी आएगा क्योंकि वो चेंज करेगा उसको। हाँ, आई डोंट नो, वाइट ये था डार्क, और आई थिंक डार्क का उल्टा क्या होता है, वाइट नहीं होता, लाइट। लाइट, आई थिंक वही मैं सोच रहा था। डिफाइंड ये होगा ना उसके अंदर। यस इट इज़ वर्किंग आई थिंक, यस देखिए ना चेंज हो गया है ना। जी अगर बिल्कुल। ये आप ना ना करते, अगर ना चेंज करते, तो ये क्या होना था, आपके पास ये जो है, ये जो कलर है वो चेंज हो जाना था, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रखना अगर आप थोड़ा सा कलरिंग वाला को देख रहे हैं तो उसके ठीक है। बाद थोड़ा सा डाटा का सैंपल आ जाएगा और मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में बात अगेन आ गई। देखो अब कितना अच्छा व्यू मिल गया आपको चीज़ों का, स्टैटिस समरी अगेन आ गई है, लाइक आपको एक पूरा मिल गया फंक्शन जो आप यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। एक अब ये बड़ी पांडास की एक पावरफुल चीज़ है, आपने पिप इंस्टॉल करके ना वाई डाटा प्रोफाइलिंग को क्लिक करना है। सॉरी पांडास मैं कह रहा था, वाई डाटा प्रोफाइलिंग कहना था। तो ये आपने पहले चला लेना है, ठीक है। ये अपने पिप के जरिए और स्टार्ट में ये लिख देना है अगर आप जुपिटर में ही काम कर रहे हैं। उसके बाद बस इतना कोड लिखना है, और अगर आपका कोई और डाटा, तो ये डीएफ को चेंज करना है, डीएफ यानी डाटा का जो भी नाम है इसमें पास कर देना और आपने चला देना है, ठीक है। जब आप चलाओगे जब आप चलाओगे तो आपके पास क्या होगी, रिपोर्ट इस नाम से सेव भी हो जाएगी। मैं आपको सेव करके भी दिखाता हूँ, चला के भी। और यहाँ पर आपका आ जाएगा, इससे आपको कितना अच्छा व्यू मिलता है वो आपको मैं दिखाता हूँ। वेट, मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको ओपन करके दिखा दूँ, वो वाली यहाँ पर मैंने कहीं की तो थी, अरे भी आपको काम देंगी। जब आप काम कर रहे होगे ना, तब जल्दी जल्दी चला के चेक करके, अच्छा यार डाटा के अंदर ये था, इस तरह था, इस तरह था। तो अब ये देखें, बस वो 4 या 5 लाइनों का कोड लिखना है आपने, वायर डाटा प्रोफाइलिंग को डाउनलोड करना है, पहले इंस्टॉल कर लेना, फिर उसके बाद करना है। तो सबसे पहले क्या करना, नंबर ऑफ, अब हमने पहले कस्टम भी किया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने थे, 20 ही थे। ऑब्जर्वेशन कितनी थी, मिसिंग सेल्स कितने थे, मिसिंग सेल्स कितनी परसेंटेज है, पूरे डाटा के अंदर ये बात हो रही है, ठीक है। और ये आपके पास डाटा है कितना, 42 MB का, हमें नहीं पता था लेकिन यहाँ पर हमें पता चल रहा है। न्यूमेरिक कितने में, अब देखिए ये देखो इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है कि डेट एंड टाइम का कॉलम है जो कि उस नहीं कर पा रहा था वो वाला, और बूलियन भी एक है, कैटेगोरिकल एक है, और न्यूमेरिक 8 है। उसके बाद हमें अलर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा बात करता हूँ वेरिएबल्स की। तो ये बहुत अच्छा आपको देता है चीज़, हर चीज़। लाइक अगर आपका एज का कॉलम है, आज के एज के कॉलम के अंदर कितने डिस्टिंग डिस्टिंग वही, और अपने यूनिक वैल्यूज़, ठीक है। परसेंटेज की कितनी है, मिसिंग वैल्यूज़ कितनी है, 4685 इसके अंदर। उसका ये आपके पास बना भी आ रहा है अपना इंस्टाग्राम। तो आप देख पा रहे हो 20 साल के भी तकरीबन उतने ही, लाइक आपको एक परसेंटेज नजर आ रही है कि आपके पास कोई है नहीं, बिल्कुल उतने बराबर से ही है। और अगर आई थिंक मोर डिटेल पे क्लिक करें तो कोई चीज़ मिल सकती है, यस। और उसके बाद हम इंस्टाग्राम वही चेक कर सकते हैं, कॉमन वैल्यूज चेक कर सकते हैं कि 55 साल के इतने परसेंट हैं, और 43 साल के 21, इतने ज़्यादा लोग 43 साल के, ये देखें। तो इनसाइट्स निकल रही है ना। उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज़ कितनी है, 18 हो जाती है। और यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एज का कर लें, मार्शल स्टेटस का कर लें, तो आपको पास दूसरा कॉलम आ गया जिसमें पता चल रहा है कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इनसाइट्स लिखोगे, ये देखोगे और बस लिखी जा रहे हो, अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था। और ये डाटा एनालिसिस में बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहा था। देखो 91 से जो मैंने आपको वैल्यू काउंट से बताया था, आपको चार्ट की फॉर्मेट में भी आ गया। और ये देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा है कैटेगरीज हैं, ये देखें, ये देखें,
तो ये देखिए पता चल रहा है कि इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट। अभी आपने प्लॉटिंग की ही नहीं है, अभी 4 या 5 लाइन कोड लिखा है और आपको ये कितनी अच्छी चीज़ें बता रहा है। मास्टर चेज कलर कोई और सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन करते हैं, मोर डिटेल पे क्लिक करते हैं और ये देखें आपके पास आ रहा है, कैटेगरीज आ गई, ठीक है, कितनी है, फ्रीक्वेंसीज की कितनी है, परसेंटेज, रूरल, अर्बन और सब अर्बन। और अभी इंडेक्शन पे नहीं जाते और यहाँ पर वर्ड भी आ जाते हैं, यानी कि जो वर्ड होता है सब अर्बन वो अच्छा वर्ड जब एनएलपी वगैरह करेंगे तब हम उस पर बात करें, तो करेक्टर्स आ जाते हैं। कोई और हम कॉलम एक लेते हैं, लास्ट वाला। ये सारे कैटेगोरिकल थे, हमने बात की भी थी। तो इसमें देखें ट्रू और फॉल्स का बता रहा है वो, कॉमन प्लॉट्स वही। तो यहाँ से आपका तकरीबन कितना एनालिसिस क्लियर हो रहा है ना। अच्छा यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो उसके एज का, हेल्थ स्कोर का, ये देखिए यहाँ पर बन के आ रहा है, वो बता रहा है ह्यू इसकी कितनी है। आपको ये मेन चीज़ ये थी, मैं जो दिखाना चाह रहा था ये चीज़। अब अलर्ट्स क्या चीज़ है, तो बता रहा है कि आपकी ना एज के कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर है वो बता रहा है, ठीक है। वो पहले ही हमने नहीं भी चेक किया, वो बता रहा है कि नहीं आपके अंदर मिसिंग वैल्यूज चेक कर लो जाके। और यहाँ पर कह रहा है आपको जीरोज़ का मसला भी बनता है, तो जीरोज़ अभी तो सारी बात होगी हमारे कॉलम का ऐसा, लेकिन बाद में हम देख लेंगे जीरो को हम चेंज कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। और लास्ट में बता भी रहे कि स्टार्ट कब हुई थी, डेट कब है, किस तरह है। और इसके अलावा आपके पास हीट मैप आ जाता है। अब मुझे हीट मैप होता है आपके कोरिलेशन चेक करने के लिए एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ सॉरी। अगेन मिसिंग वैल्यूज़ के बारे में बताया कितनी किसके साथ कितनी है। और लास्ट में फर्स्ट रोज और लास्ट रोज वो सैंपल जो हमने चेक किया भी था। अब देखें ये कितनी लाइनों से हमारे पास आ गई, मैं नोटबुक के अंदर भी वैसे रन की हुई थी, ये ऐसे आपके पास सामने भी आ जाएगी, ठीक है। अगर आप ये लाइन में दिखा देता हूँ एक दफ़ा अगेन, तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है फ्रॉम डाटा प्रोफाइलिंग से, प्रोफाइल लिख के प्रोफाइल रिपोर्ट ये लिखे ना, ये वाली चीज़ आपने डीएफ करना है, और टाइटल यानी कि जो टाइटल से आप चाह रहे हो, तो मैंने कहा डाटा प्रोफाइलिंग रिपोर्ट वर्कशॉप 3। और उसके बाद आपने इस फाइल को लेके आना है, सेव कर लेना है, यानी कि मैंने कहा इसको सेव कर लो। और उसके बाद मैंने कहा फॉर मिनिमल रिपोर्ट, अच्छा ये चीज़ निकाल ली थी मैंने, इसको कर ही दिया। और उसके बाद आप क्या करो, इस रिपोर्ट को ट्रू कर दो और यहाँ पर आप मेरे दिखा दो। ये चीज़ दिखाने के लिए थी यहाँ पर, इसलिए ये मेरे पास शो हो रहा है। ये मेरे पास वो आ भी रहा है दूसरा, क्या कहते हैं, बता रहा है कि फीमेल्स कितनी और मेल तक। यहाँ से मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करवा रहा हूँ, ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं जो हम वहाँ चेक भी करके आए हैं, ऑलमोस्ट वही रहती है स्वीट फिश। और ये भी बड़ी पावरफुल है, देखिए 3 लाइनें लिखी हुई हैं, जिस सिर्फ 3 लाइनों के अंदर ही, अच्छा 3 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी सी ज़रूरी होती है आपके पास जब चेक करते हो ना। मेरे पास वीएस कोड में मसला बना था, इसका ना जो व्यू था वो ख़राब आ रहा था, तो मुझे ये लाइनें लिखनी पड़ी कि मुझे थोड़ा सा इसका स्केल सेट कर दो, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे ही दिखा दूँ, नहीं बल्कि मैं उस पर दिखाता हूँ आपको, मैंने सेव की होगी एस के नाम से, शायद से मैं दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ आए। वहाँ से रिपोर्ट है स्वीट विज, ये है यहाँ पर मेरे पास एक्सप्लोरर में ओपन। तो ये देखें अब ये हमारे पास डाटा है और ये एज का कॉलम है तो ये ऐसे कर लेंगे, ठीक है। आपने होवर आपने ना ऐसे माउस को ऐसे कर लेना तो ये आ जाएगा। तो ये सारा मुझे थोड़ा सा ऊपर कर लेने दें, ओके। देन आपके पास आ जाता है कि हमारे पास क्या क्या है इस डाटा के अंदर। यहाँ पर देखें इंटरेक्टिव चार्ट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एजुकेशन लेवल आ जाता है, और ये देखें यहाँ पर आपके पास आ जाता है एजुकेशन लेवल। उसका उसने इस फ्यूचर्स को कितने अच्छे तरीके से दूसरे के साथ कोरिलेट करके भी बताया हुआ है। कैटेगोरिकल कॉलम्स है उनकी, एक्चुअली में ये देखो बताई भी, अनसर्टेनिटी कोफिशिएंट 0 to 1, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप डाइव तो हम जाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा फ्यूचर अगर आप यूज़ कर पा रहे हो, अगर डाटा एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये बहुत वर्क करेगा आपके लिए जब भी आप काम कर रहे हो। ये देखें एक इजी वे में आ रहा है, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी देख लें या प्रॉपर्टी टाइप देख लें, जो कि आपने बात की थी कि प्रॉपर्टी टाइप था हाउस था, अपार्टमेंट था या कॉन्डो था। तो ये देखो उसने बताया हुआ है कितना कितना, 33%, 33, तकरीबन तीनों इक्वल ही हैं, तीनों इक्वल हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम चेक कर पा रहे हैं उसकी कोरिलेशन दूसरों चीज़ों के साथ भी। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल में, जैसे कि हम करते रहे, हमने ये तो एक नई चीज़ें थी ना, तो ओके। अब आते हैं अपनी मिसिंग वैल्यू ख़त्म करें पहले, ठीक है। पहले मिसिंग वैल्यू ख़त्म करते हैं, फिर क्योंकि मैंने चेक करना था इसलिए, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बोलें कि यहाँ जीरोस का मतलब था उस डाटा के अंदर, उस डाटा के उस कॉलम के अंदर। अगर मैं ओपन कर सकूँ तो अच्छा ज़्यादा हो जाएगा। उस डाटा के उस कॉलम के अंदर कहाँ हमने देखे थे ना, वार्निंग्स में था ना, यस। उस ये प्रीवियस क्लेम्स और व्हीकल एज के अंदर जीरो वाले कॉलम, जीरो नंबर भी है, यानी कि कह रहा है 13,887 जो है ना वो जीरो है व्हीकल एज, यानी कि वो
जो व्हीकल है जो ली हुई है इंश्योरेंस पे, वो यूज़ ही तकरीबन ज़ीरो हमने ऐड किया हुआ डाटा के अंदर, तो है ही ज़ीरो है। और हम चेक भी कर सकते हैं जाके, बाद में वैल्यू कौन चेक करेंगे तो दिखा भी दूंगा आपको। तो अब ये हम ना ये दो कॉलम्स हैं, ये मशीन लर्निंग में जब करते हैं तो ये हमें तंग करेंगे। अभी हम ईडीए करते हुए ये तंग नहीं करेंगे, ज़ीरो है तो हम प्रिंट करके दिखाऊंगा मैं आपको। इसकी जो परसेंटेज है 26% आ रहा है ना। अब ये जब मैंने मेटा डाटा दिखाया था ना आपको, तो उसमें भी मैंने उसने क्लियरली मैंने लिखा हुआ था कि 0 to 4 है। अगर मैं दिखा सकूं दोबारा इस कॉलम की, तो 0 to 4 था, 0 1 2 3 4, तो 5 से टोटल। अगर मैं चाहूँ तो 0 को 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन हम एक्चुअल डाटा के साथ जा रहे थे। तो हम बात करते हैं कहाँ है 0 to 4, मैंने कहीं तो लिखा हुआ था यहाँ। जैसे ये देखें, प्रीवियस क्लेम 0 to 9 लिखा हुआ ना, 0 to 9, तो ये टोटल 10 है। और यहाँ पर ये देखें, नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने हैं, 0 to 4। जारी बार डिपेंडेंट 0 तो हो सकता है, तो ये कॉलम एक लगता है, हम ये नहीं कह सकते ये बायस है, यानी बायसनेस नहीं है, कॉलम एग्जिस्ट कर सकता है और इसकी हमें सेंस बनाता है, एक समझ आता है हमें इस चीज़ का। किसी और का क्वेश्चन हो तो ये लाइनें मिलती नहीं, इसका फ़ायदा ये है कि आपको सारी कोड नीचे शो हो जाता है। ये देखो, आप नहीं जाना चाह रहे हो तो ऐसे करके ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ये जो मैं कर रहा था वहाँ पर भी इसको क्वेश्चन हो तो होते हैं। लेकिन देखो मतलब ना, अब देखो आप, मैं बताता हूँ, आप दो तरह के एनालिसिस होते हैं। एक होता है जनरल लेवल एनालिसिस जो कि हम कर रहे हैं इसके अंदर हम खुद चीज़ें ढूंढ रहे हैं। दूसरा होता है कि कंपनी वालों ने आपको कह दिया कि आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पर आपको सेल्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपका दिमाग में एक चीज़, एक कॉलम पड़ा होगा ना, वो सेल्स वाला होगा। तो आप हर वो चीज़ सेल्स वाले कॉलम से ढूंढोगे, उसको कोरिलेशन चेक करोगे, यार इसका इसके साथ पंगा है कि नहीं है, इसका इसके साथ कोरिलेशन कितना अच्छा है, उन चीज़ों को आप देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आप, लेकिन अभी हम जनरल लेवल पे कर रहे हैं, हम अब देखो ना, हम वाइडर व्यू देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। अगर आपको एक चीज़ का पता चल गया देन तो आप कुछ भी कर सकते हो ना। कोई भी पकड़ोगे, डाटा एनालिसिस करोगे, जहाँ पर चल रहा है आपको उस हिसाब से चलाई जाओगे। पाइथन का कोड तो लिखा ही जाएगा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, ये लाइब्रेरीज है जो कि आप यूज़ करते हो बिल्कुल हर दफ़ा, आप केगल कंपटीशंस में भी यूज़ करते हो। और उसके अलावा इंडस्ट्री लेवल पे भी यही यूज़ होती हैं, क्योंकि ये आपके पास काफ़ी पावरफुल है, जो कि बनी पुरानी हुई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रही है, इनमें काफ़ी चीज़ें आती ही जाती है। तो आपका क्या, गूगल वगैरह कर लें। और बाकी ज़्यादा चीज़ें, अब कुछ चीज़ें मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा भी, कि अगर आप उससे भी नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करेंगे, उस पर भी हम वर्क करेंगे। तो ये देखो, डाटा के अंदर एक ही चीज़ थी, वो मिसिंग वैल्यू, हमने देख देख थक गए, तो हम उसको इम्प्यूट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बताया कि मैं कैसे करूँगा, मैंने वो बताया था। अच्छा, मैं यहाँ पर लूप लगा सकता था, मैंने एक एक करके सारे को किया, ठीक है। कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं किया। इस वाले के अंदर मैंने जो 5 या 6%, 6% तक थी ना वैल्यूज़, ये वाली, ये वाली, ये वाली, आई थिंक ये वाली, ये वाली, ये सारी वैल्यूज़ को मैंने किससे कर दिया इम्प्यूट, मीन से। सादा, ये देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, बाकी सब में ये ऐसे होगा। डी एफ एज का कॉलम लो, फिल ना कर दो, डी एफ एज डॉट मीन इन प्लेस ट्रू। इन प्लेस ट्रू का मैंने बताया था कि इन प्लेस ट्रू का मतलब होता है कि मेरे एक्चुअल डी एफ के अंदर भी उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर आप ये नहीं चलाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपका ये हो तो जाएंगी, लेकिन आप जब चलाओगे ना दोबारा डी एफ को चेक करोगे, उसके अंदर फिर भी एग्जिस्ट कर रही होंगी। तो इन प्लेस ट्रू कर देना है। तो ये कर लिया। अब सब के अंदर ये हमने किया, तो हमारे पास, हाँ बिल्कुल मैं कह रहा था, सिर्फ 29% वाली थी, उनको मैंने मिस कर लिया। बाकी सबको मैंने मिस अपना क्या किया, खत्म कर दिया मिसिंग वैल्यूज को। और जो अपने दूसरे थे उसको मोड के साथ कर लिया, कैटेगोरिकल कॉलम्स जो थे, जो सर ने बताया भी था सर ये आपको। मोड में जो आप आगे जीरो लगा रहे हैं, ये तो मतलब हम्म, फर्स्ट वाला जो मोड है ना, जिसकी बिल्कुल। ज्यादा एक्यूरेसीज आ रही हैं वो है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सोचे। यानी कि ठीक। इसका मतलब और ये जीरो का मतलब पहला इंडेक्स नंबर 1 है। बिल्कुल। वैसे तो इसका एक चीज़ मैंने और नोट की थी, जो मैं जब एनालिसिस कर रहा था, कि आपके पास ये जो मार्शल स्टेटस और कस्टमर फीडबैक है ना, आपको मैं दिखाऊंगा भी, इनका तकरीबन सेम ही है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मार्शल स्टेटस अगर मैरिड और सिंगल और डिवोर्स है ना, तो 33% ही है। तो मुझे किसी से भी कर देता तो कोई मसला नहीं था। तो आप मोड लगा के भी कर सकते हो। हम्म। और फिर इम्प्यूटर, अब इसमें कोई इतना खास नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेटजी मुझे मेन ही लगानी पड़ रही थी, मैं ज़्यादा मुश्किल करना नहीं चाह रहा था। तो मैंने यहाँ पर सीधा, बस इसका एक्यूरेसी का फ़र्क है। जब हम मशीन लर्निंग पे वर्क करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है अपने मॉडल के अंदर। तो अभी इसके पे ज़्यादा ना सोचिएगा, अगर आपको नहीं पता भी चल रहा, तो बस यही सोचें कि इसके अंदर मैंने मीन के साथ ही किया है, और यहाँ पर वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू के साथ किया, यानी कि मेरे डाटा के अंदर जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है ना, ऑक्यूपेशन वाला, उससे कर दो। अब बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी तो कर सकते थे, सही सोच रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा वैल्यूज़ के जरिए इंप्यूटर को इंट्रोड्यूस आप लोगों से करवाया था। अब हम नेक्स्ट जब मशीन लर्निंग वाला मॉडल करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर बताऊंगा कैसे इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी स्ट्रेटजीज आ सकती हैं जो हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मैंने किया, ये देखिए सारी मिसिंग वाली क्लियर है।
ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा आपको नज़र आ रहा है कि रावल क्या, मैंने लिख भी दिया है। तो रावल क्या करता है, ये हम कंप्यूटर लगाते हैं ना, तो हमारे पास कैटेगरी का कॉलम था। तो ये करता क्या है, यूज डॉट रावल टू कन्वर्ट द 2D आउटपुट, ये 2D आउटपुट देता है। तो हमने उसको कहा नहीं, हमें 1D में दो, जैसा हमारा डाटा है ना वैसे दो। तो ये एक होता है हमारे पास फंक्शन, यूज़ कर सकते हैं। और और यहाँ पर ये एक और मैंने चीज़ आई थिंक काम किया, ये देखें। ये मैंने डाटा टाइप चेंज की है, मैंने बताया था ना मैं चेंज करूंगा, प्री प्रोसेसिंग अब हो गई। डाटा टाइप को मैंने चेंज करके किस में ले आया, डेट टाइम में। अब सब कुछ प्री प्रोसेस वाला क्लियर है। जहाँ तक हमारा काम क्लियर है, लाइक हमने जो स्टार्ट किया था वहाँ से, डाटा का ओवरव्यू लेने से, और यहाँ तक हमारी प्री प्रोसेसिंग क्लियर। अब हम एक्चुअल कोडिंग के जरिए विजुअलाइजिंग करेंगे। जैसे हमने देखा था कि यार लाइब्रेरीज हमने सीख तो ली, हमें वर्क कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है ना। तो उसको देखते हैं। ओके। तो हमने सबसे पहले चेक किया कॉलम्स कौन से। तो आपको मैंने बता दिए थे सारे कॉलम, दो तरह के कॉलम थे, कैटेगोरिकल थे, न्यूमेरिकल थे, और एक कॉलम था डेट एंड टाइम का। आई थिंक मैंने डेट एंड टाइम वाला कॉलम यहीं पर कहीं ऐड कर दिया होगा, लेकिन आपको यूज़ नहीं करना, मैंने ऐसे यूज़ किया भी नहीं है, ये मेरे पास मैंने ऐड किए थे कि न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल कॉलम्स आप अलग भी कर सकते हो। सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा, फिर हम क्या करेंगे, कैटेगोरिकल डाटा, फिर डेट एंड टाइम वाला डाटा। ठीक है, ये यूनिवेरिएट एनालिसिस होगा। कोई बताना चाहेगा यूनिवेरिएट एनालिसिस? बिल्कुल, जिसमें एक ही कॉलम पे एनालिसिस करते हैं, यानी एक ही कॉलम का चेक कर रहे हैं कि इसमें क्या है, किस तरह है। तो यूनिवेरिएट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवेरिएट होता है। देन आप उसमें से क्वेश्चंस बना के बाई और ट्राई की तरफ मूव ऑन करते हो। तो हम करते हैं। तो ये छोटा सा फंक्शन लिखा, फंक्शन तो नहीं, फंक्शन ही कह ले, लूप लगाया हुआ है मैंने, तकरीबन सब कुछ साथ लेकर। और ये हमने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है कि कैसे किया था प्लॉट। हमने क्या किया, कलर्स एक का पैलेट पहले डिफाइन कर दिया ताकि हमें फ़ायदा दे। और उसमें हमने क्या किया, सब प्लॉट बना दिए, यानी सब प्लॉट का मतलब ज़्यादा प्लॉट बन जाएंगे। ठीक है, उस प्लॉट्स के ज़रिए हमने इसमें चेक किया, और ये हमारे पास प्लॉट बन के साथ के डी ई, ये जो के डी है ये बन के आ रही है, ये लाइन है एक्चुअल में, यानी आपका बताती है अपना बेल शेप्ड। आपने को ने बताया था शायद मैंने, कि आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है कि आपका डाटा का किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका क्या ट्रेंड है। ठीक है, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो हमने ये कोड लिखा इसका। तो आप लाइक इसको यूज़ कर सकते हो अपने दूसरे न्यूमेरिकल डाटा के लिए। बस आपको पास यहाँ चेक करना है, ये नम कॉलम्स मैंने पास किया, आपको देना है कि नम कॉलम्स आपके ठीक है, बस यहाँ पर मैंने ये लिखे हुए हैं। तो मैंने जब पास किया तो ये थे, एज की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो अब यहाँ से देख पा रहे हो यहाँ पर ना, मेरा डाटा मैंने ही बताया था, डाटा बड़ा ना, ये टफ डाटा, ठीक है, ये आसान डाटा नहीं, मैं टाइटैनिक वाला डाटा लेके आ सकता था, लेकिन काफ़ी दफ़ा उस पर काम कर सके, तो मुझे नहीं लगता उस पर करना चाहिए। तो ये देखिए, 20 साल के लोगों के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, फिर 30, फिर 40। तो यहाँ पर ये देखो 40, और मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया था रिपोर्ट के अंदर, 43 साल के लोग सबसे ज़्यादा। तो ये नज़र भी आ रहा है। तकरीबन कितने थे हमने देखे थे, एक से ज़्यादा और ही ये थे जो शायद, लाइन है जैसे आपने मुझे केडी याद का नहीं। है, ये बेसिकली हमें क्या बता रही होती? ट्रेंड बताती है इस डाटा का, लाइक ट्रेंड से मुराद है, जैसे कि मुझे एक मिनट यहाँ पर, ओके वेट, ओहो यानी कि अगर मेरे पास एज का कॉलम है मिसाल के तौर पर, ये एज का कॉलम है, यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट होता नहीं है, लेकिन 1 से लेके 20 साल तक लोग हैं। ठीक है, जब मैं के डी ए प्लॉट बनाता हूँ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में, तो ये देखें, एक ये है, और एक और मैं एज का बनाता हूँ, एक ये है। तो इस दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, ट्रेंड कितना ख़राब है, लाइक ख़राब से मुराद है ट्रेंड कितना डिफरेंट है। तो बिल्कुल यहाँ सर। पर आपको नज़र, हाँ जी, जैसे आप अपने कॉलम्स के अंदर भी है। तो इसके अंदर देखें, अगर मैं इमेजिन करूँ, यहाँ पर 5 है। ठीक है, जस्ट इमेजिन, मैं मतलब मुझे नहीं पता, गलत ही लिख रहा हूँ, खैर नहीं, 5 भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो 3 को हो सकता है, और यहाँ पर 3 को हो सकता है, और यहाँ 5 हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है कि आपके पास 5 वाली वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, यानी 5 साल वाले लोग, 5 अगर यहाँ होता तो 5 साल वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका ट्रेंड बहुत ऊपर को चला गया। आपको लाइन चार्ट, आप जब यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर देखते हो तो आपको नजर आते हैं ना इस तरह के चार्ट्स, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे होते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर कौन सा है, 3 साल वाले ज़्यादा ट्रेंड है, फिर इसके बाद कम होता जा रहा है आपके डाटा के मुताबिक। ये वाई एक्सिस में आपके डाटा के काउंट होता है, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल होती है। सर। थोड़ा हो सा गया क्लियर सर। हुआ? हम्म। और फिर हमने एनुअल इनकम, हमने एनुअल चेक की, तो ये देखें एक वैल्यू कितनी ऊपर जा रही है, लेकिन ये देखें, देखें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी स्मूथ, लाइक स्मूथ तो नहीं है एक्चुअल में, होना है इसको चाहिए। जब हम प्री परसेंट पाइपलाइन पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, तो उसमें आपको बताऊंगा मैं कैसे इस डाटा को नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, ये डाटा भी उस तरह नॉर्मल नहीं है। तो ये देखें, आपके पास इनकम है, तो ये कितनी है, 20,000 या 2 लाख है, आई थिंक 2 लाख है, मुझे तो लग रहा 2 लाख ही है। तो ये देखें स्टार्ट जा रहा है, नीचे को जा रहा है, आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। ये हमारे न्यूमेरिकल पे कर रहे हैं वर्क। और फिर ये क्या है, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, तो ये आपको बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स थे। और फिर हमने हेल्थ स्कोर चेक किया, हेल्थ स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें
कुछ वैल्यूज है जो ज़्यादा हैं, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इनको क्रेडिट स्कोर कितना है, इंश्योरेंस का ड्यूरेशन कितना है, व्हीकल एज कितनी है, और फिर प्रीमियम अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखें प्रीमियम अमाउंट कितनी है, कोई ये एक टारगेट वेरिएबल मैंने यहाँ पर जगह खुद छोड़ी हुई, आप लोग देखिएगा, और यहाँ पर ऐड, यहाँ पर ना ऐसे डबल क्लिक करना है, मार्कडाउन में लिखा हुआ है, बस आप लोग को यहाँ लिखना है कि क्या हमने इससे पढ़ा, लाइक इस डिस्ट्रीब्यूशन से ऑब्जर्वेशन क्या ली। अगर मैं एक का बताऊँ तो आप कह सकते हो कि इसमें ना 43 साल वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ट्रेंड देखा जा रहा है सब तकरीबन इक्वल हैं, ठीक है, यानी सब एजेस के लोग जो भी डाटा सेट के अंदर है 20 से लेके 60 या 63 तक, वो सब इक्वल हैं ऑलमोस्ट, यानी कि वो डाटा के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, क्लासीफाइड हुए हैं। सर एक क्वेश्चन है। हम्म सर ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है हम्म, स्टैटिस्टिक्स में, ये उससे मतलब ये जिस तरह वो कहते बिल्कुल हैं वही चीज़, स्क्यूड है, या जिस बिल्कुल तरह यानी कि क्योंकि जिस बिल्कुल वही चीज़, आप सही सही पॉइंट पे पहुंचे, वही चीज़ बात क्योंकि हो रही है। ना जिस वक्त हम लोग ये डिस्क्रिप्शन देंगे ना, तो उस टाइम पे हमें फिर प्रॉपर थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और भी ना उसको एग्जैक्ट वो वाली टर्म में भी बताना पड़ेगा कि अब मुझे इससे याद नहीं आ रहा, वो नेगेटिव स्क्यूड होती है कि क्या। पाइपलाइन में आती है, लाइक द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, कि हमने इसी बारे में बात करनी, स्टैट और प्री चीज। प्रोसेसिंग पाइपलाइन पे, तो ये ओके। होती है आपकी 3 तरह के चार्ट्स होते हैं, ये होता है आपका बेल कर्व्ड, ये नॉर्मल होती है इसमें, नॉर्मल। हमने हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमने डाटा को इस शेप में लेके आना, शेप से मतलब बेल शेप, एक आपकी बैलेंस शेप, लेकिन एक शेप ये जी। होती है जो कि ये वाली थी मैंने पहले बनाई, बल्कि वो दिखा देता हूँ, ये वाली जो होती है ना, ये वाली नेगेटिव होती है, ये वाली जो इस तरह होती है, जो इस तरफ को है, जिसका लेफ्ट साइड पे ज्यादा हो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा ट्रेंड। हो, ये हम बात कर लेते हैं, इस तरह करके होती है शायद, हाँ इस तरह करके, और जो राइट स्क्यूड होती है वो इस तरह होती है। हम्म, थोड़ा सा और होगा, नहीं ऐसे सर, करके, ये ऊपर वाली हाँ मेरे ख्याल अभी में राइट स्क्यूड है और नीचे वाली लेफ्ट स्क्यूड है। ये वाली लेफ्ट है, ये वो नेगेटिव शुरू है, में माइनस में वैल्यूज होती होती जैसे जा रही होती है ना, तो आई थिंक इस वजह से लेफ्ट वाली नेगेटिव में है। यहाँ और आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा, तो सर ओके वो थोड़ा आपने उलट बताया, राइट और नीचे वाला लेफ्ट ओके, स्क्यूड। अच्छा एक सेकंड मैं इसको रेज ही कर देता हूँ। राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड, तो बेसिकली स्क्यूड वही होता है कि डेविएट फ्रॉम द सिमेट्री, जो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे डाइवर्जन होती है। तो अ, जो ये राइट आपने कहा है, तो टर्मिनोलॉजी के मुताबिक ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और ये जो लेफ्ट वाला है इसको नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। और बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज होते हैं कि इसमें मीन मीडियन मॉड की जो पोजीशंस है ना, वो चेंज होती हैं। ठीक है सर, यानी सिमेट्रिकल में हम कहते हैं कि मीन मीडियन मॉड डाटा के सेंटर में होंगे और इक्वल होंगे, वेयर एज इन द नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोजीशन है मीन मीडियन मॉड की, वो डिफरेंट होती है। और ये पॉजिटिवली स्क्यूड जिसे आप राइट स्क्यूड कह रहे हैं, तो हमारा यहाँ पाकिस्तान में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी एक्स एक्सिस पे वहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो गरीब लोग ज्यादा हैं। जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे ये कर्व जो है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो कर्व है ये डाउनवर्ड आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास लोगों की तादाद, जिनके पास इनकम ज्यादा है उनकी तादाद कम है। जी सर मैं बिल्कुल, थैंक यू सर। जब बात कर रहे थे वहाँ पर हमने सी बोन को बना रहे थे, तो हमने कहा हीट मैप भी हम बनाते हैं, तो हीट मैप किस लिए यूज़ होता है, कोरिलेशंस को चेक करने के लिए, डाटा के कोरिलेशन को चेक करने के लिए, तो हमने क्या किया, हीट मैप बनाया और चेक किया। मैं एक कॉलम का कोरिलेशन आपको चेक करके बताता हूँ, ये देखें, यहाँ पर चलो एनुअल इनकम ले लो, आई थिंक मैं जूम कर सकता हूँ कि नहीं, इस पिक्चर को नज़र आ रही सही, एनुअल इनकम ये लिखा हुआ है ना 0.0046, जी ओके है सर। ठीक है, और एनुअल इनकम का अगर मैं चेक करना चाहूँ कोरिलेशन हेल्थ के साथ, ये देखें ये वाली इधर है, ये वाली इधर है, तो कितना है बता सकेगा कोई, एनुअल इनकम और हेल्थ स्कोर का कितना कोरिलेशन है, एनुअल इनकम और हेल्थ स्कोर का कितना कोरिलेशन है, जीरो, 0.002। बिल्कुल देखा ना आपको, लाइक अब आपको पता चल रहा है कि कौन सा कॉलम किस बेस पे कितना कोरिलेट कर रहा है एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ। तो आपको जो आरजीबी सा बना हुआ ना, ये कलर एक्चुअल में कोरिलेशन होता है, मैंने हीट मैप का बताया था, हल्का सा बता देता हूँ मैं, इसका टच देता हूँ आप लोगों को। तो कोरिलेशन स्टार्ट होता है आपका -1 से +1 तक, सर ये कोरिलेशन किस बेसिस पर निकाला हुआ है? फायदा देगा, जैसे कि मैंने बात की, आपको नजर आएगा नोटबुक आपकी बनी हुई, पता चलेगा यार इसमें काम किया गया है। तो
किया कुछ नहीं है, ये शो प्लॉट का फंक्शन बनाया, उसके अंदर डोनट प्लॉट, डोनट वही है, पाई चार्ट ही है, लेकिन वो डोनट दरमियान से निकाल देना तो डोनट सा लगता है, दिखाऊंगा मैं आपको। और दूसरा था काउंट प्लॉट। अच्छा मुझे ये बताना चाहेगा कोई, काउंट प्लॉट किस लिए यूज़ होता है? सर इसके अंदर दे ही जाना है। तो मैं सबसे पहले जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता हूँ। तो ये देखें, मैं बात कर रहे थे, हम अपने अपने हाथों से प्लॉटिंग करके भी देख ली, ऑटो भी देखा, वैसे भी देखा, अब हमने प्लॉटिंग करके भी देखी। तो देखिए, अच्छा फंक्शन बना हुआ तो आपको नजर आएगा, वैसे वो भी काम कर सकते हो जो हम करते नहीं, बहुत अच्छा एस एन एस डॉट वाला भी। लेकिन ये थोड़ा सा फंक्शन बना, अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप उस फ्लो में भी जा सकते हैं जो कि हमने पहले भी बात की थी। तो बताएं ज़रा, शो प्लॉट जेंडर तो नजर आया ना, तकरीबन इक्वल है दोनों, 49% एंड 50%। तो यहाँ लिखा हुआ जेंडर, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन इज 49% इज फीमेल एंड 50 तकरीबन 50 लगा लो इज मेल। और वार्निंग से आ जाती है लाइब्रेरीज की, तो अगर आप वार्निंग वाला यूज़ किया हुआ, लेकिन आई थिंक पता नहीं क्यों नहीं हुई, तो लेकिन इसको मैं कर दूंगा ख़त्म, अगर ये पुश नहीं किया तो मैंने। अब ये देखें, ये फ़र्क नज़र आया आपको? अब आपको चीज़ नज़र आई, इस डाटा के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको एक एक देखो, एज अ डाटा साइंस सोच पा रही हो ना, अगर बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, तो शायद उसको प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा मिल जाएगी। सोचने वाली बात आती है ना, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपकी बन रही है। नेक्स्ट, आपकी प्रॉपर्टी की टाइप क्या है, हाउस, अपार्टमेंट और कॉन्डो, तकरीबन इक्वल है, सर इक्वली मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्वेश्चन है। है, एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दो, यानी कि तीसरी चौथी वैल्यू को ले लो खाली अननोन की, उससे कर दो, वो डाटा पे फर्क ही ना पड़े। लेकिन यहाँ तीनों में डाल दो, लाइक मतलब है कि मोड मोड तो नहीं हम ले सकते आई थिंक। हम ऐसा कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, पक्का नहीं मैं इस बारे में, कि सेल्फ एम्प्लॉयड पे भी चले जाएं कुछ वैल्यूज, एम्प्लॉयड भी हो जाए और अनएम्प्लॉयड भी हो जाए। यानी कि अगर मेरे पास ये कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर 3 पे खाली पड़ा हुआ है तो मैं कहता हूँ ऊपर वाली वैल्यू ले लो। वो फिल अप फिलिंग और डाउन फिलिंग एक टेक्निक होती है, वो यूज़ हम कर सकते हैं। मुझे उस नोटबुक वो देखनी, एक ना टेक्निक होती है फॉरवर्ड फिलिंग और बैकवर्ड फिलिंग, वो हम कर सकते हैं। यस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक टेक्निक को लोग इसके बारे में देखिएगा, बैकवर्ड फिलिंग एंड फॉरवर्ड फिलिंग। इसमें क्या होता है, आपकी पिछली वाली कॉलम्स, जो मतलब मेरे पास डाटा ये आ रहा है, मैं हल्का सा आपको बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट के ओपन किया मैंने, तो और ये नन वैल्यू ना 3, बैकवर्ड फिलिंग में ये होगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ रिप्लेस कर लेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर है फॉरवर्ड फिलिंग का मतलब है ये वाली जीरो की जगह क्या आ जाएगा, 4। तो ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो रैंडमली, चेक कर लो एक्यूरेसी अच्छी आ गई मॉडल की तो ठीक है, नहीं तो कोई और टेक्निक यूज़ कर लो। क्लियर होगा सवाल? नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुई है 33 33 33। लोकेशन आपका आ गया, लोकेशन में भी तकरीबन इक्वल है, सब अर्बन अर्बन, और उसका ड्यूरेशन 5 साल है, 9 साल है, 7 साल है, 8 साल है, तकरीबन कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पर मैंने बस वैल्यूज लाइन और बार पर में पास की हैं। तो ये देखें, वो बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि इसकी वो देख, ये लाइन प्लॉट है, लेकिन वो कितना ज़्यादा घुस गया, लेकिन ये 2020, 21, 22, 23 और 24 ये देखें नज़र आ रहा है। लेकिन हम मंथ्स के हिसाब से चेक कर सकते हैं, लाइक जो मैंने दूसरे मंथ्स में किए ना, पॉलिसीज बाय मंथ, तो ये देखो जनवरी में, फेब में, मार्च में, तो ये आपको नज़र आ रहा है तकरीबन इक्वल ट्रेंड ही है, सारे मंथ में इक्वल ट्रेंड ही है, कुछ हल्का सा फ़र्क नज़र आ रहा है, तो हम इतना नहीं कह सकते। और पेयर प्लॉट का भी बात नहीं करेंगे, ये तो आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको समझना। पेयर प्लॉट के बारे में हमने एक दफ़ा बात की थी, तो इस पर नहीं कर। अच्छा, यहाँ तक एनालिसिस में। मेरी आवाज़ आ रही है, और तरह कहा जाए, जी सर, बस कोई, अगर जस्ट ये अगर कि आप ही कर वेरी दें कर रही रिपीट हूँ, तो मेरे मतलब लिए ईजी हो जाएगा। अभी। जी सर, सर अगर डाटा में जो वैल्यूज है ना हमारे पास, जैसे एज है, अब एज आ जाए हमारे पास, एक आ जाए कि सिर्फ वो 18 to 20 years के हो जाए, और एक हो जाए 50 अबव हो जाए, तो वो बीच में वाला तो ऑलमोस्ट प्लॉट कोई एक आध हो, और बाकी यानी बहुत ज्यादा वेरी कर रही होंगी ना वैल्यूज, इस केस में जैसे हमारे पास इस तरह का डाटा आता है, तो उसमें अगर हम ये एनालिसिस करेंगे मैं तो बहुत आवाज़ सी मुझे बहुत चीजें। कम आ रही है। के दरमियान में अगर कोई वैल्यूज हमारे पास नहीं है, रेंज है, एज आपके पास 28 है, 29 है, 35 है, और उसके बाद डायरेक्ट आपके पास कुछ 50 ईयर का आता है, तो दरमियान में गैप है, तो बेसिकली ये जो नॉर्मली होती है उसके लिए आगे चल के इब्राहिम आपको बताएंगे, जो हम उसको ना स्टैंडर्डाइज करते हैं डेटा को, और स्केल करते हैं, रीस्केल करते हैं, ताकि जो वैल्यूज है ना वो कंसिस्टेंट हो एवरेज की। दूसरा, जो आपने एसपीएसएस से या स्मार्ट पीएलएस में जो डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल डाटा होता है, तो उसको एक जगह पर हम इकट्ठा करके ना, उसका पीसीए अप्लाई करके और ईएफए या सीएफए जो भी आप टेक्निक अप्लाई करते हैं, तो एक कंस्ट्रक्ट जनरेट करते हैं आइटम से, और फिर उस आइटम को आगे रिग्रेस करते हैं, चाहे आप उसको पाइथन में कर लें या किसी भी उसमें कर लें। तो जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए स्केलिंग आपको करनी पड़ेगी और स्टैंडर्डाइजेशन, जिससे ये अनोमली जो है उसको खत्म किया जा सकता है।
सही 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 एग्जैक्ट ये जो टर्म आपने यूज की ना, स्केलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन, ये चीज का मुझे आइडिया नहीं था। तो ये मैं ऐसे, जी सर जुल्फकार। भी जिस लाइक इस 2 वर्कशॉप से मैं ये नहीं एक्सपेक्टेशन कर रहा कि आप लोग बहुत बड़ी पाइपलाइन बना लें प्री प्रोसेसिंग, बिल्कुल भी नहीं। अभी ये डाटा है ना, अगर इसमें मशीन लर्निंग मॉडल लगाना स्टार्ट कर देंगे ना, देखिए ये 30 दिन का कंपटीशन है जो इस डाटा को हम यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे खुद को भी 2-3 दिन लगे हैं इसको सेटअप करने में, चीज़ें लेने में। और अब जो प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन है ना, मेरी पहली ट्राई तो है कि नेक्स्ट करें, लेकिन जैसे सर जुल्फ़िकार अली नवीन ने बताया कि ये ना जो डाटा साइंस जैसे आर्ट है, ये एक एक्सपेरिमेंटेशन भी बड़ी चीज़ है। आपको हर डाटा में नई से नई चीज़ें निकल के आ रही होती हैं। आप लाइक सोच रहे होते हैं कि शायद यहाँ पर मेरी स्टडी खत्म हो गई, लेकिन होती नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप जाके देखिए भैया कि अगले पे कंपटीशन पेड हो रहे होते हैं। आपने लाइक आप डाटा साइंस या मशीन लर्निंग के अंदर 10 साल भी एक्सपीरियंस है ना, फिर भी आपको ऐसा लगेगा आपको कुछ नहीं आता, ऐसा भी है। तो कहने का मकसद है जो प्री प्रोसेसिंग चीज़ आ जाती है जिसमें वो जो चीज़ें हैं ना, स्केलिंग स्टैंडर्डाइजेशन आउट, अभी मैंने आउटलायर को खुद ही नहीं छेड़ा। मुझे पता था ये डाटा के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जो अगर मैंने छेड़ दिया वो मुश्किल हो जानी है। अभी हमने वही चीज़ें की हैं जो हमने 2 वर्कशॉप में पढ़ी थी, उनको प्रैक्टिकली करके देखा कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है। फिर मैंने ये दिखाया कि कैसे प्रेजेंटेशन अच्छी की जाती है। देखो ना, एक आपने हेडिंग्स बनाई, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा नज़र आ रहा है काम के, हाँ किया हुआ है, थोड़े से फंक्शंस बना हुए हैं। बाकी थैंक यू फॉर एडिंग। तो मुझे लगता है एंड करना चाहिए। आपकी इंपॉर्टेंट फ़र्क क्या है? अब मुझे पता है, मुझे देखो, मुझे खुद को अगर 2-3 दिन लग रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले को 3-4 दिन लगेंगे। तो आपका काम जिसने भी बहुत अच्छे तरीके से करना है, हमारे साथ चल रहा है, तो आप इस पर टाइम देना पड़ेगा आपको, 1-2-3 दिन। और हम जी देखिए, सर। हम थोड़े से खुद